हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई, क्योंकि एग्ज़ाम जो EMRS का है वो 14 दिसंबर को है, TGT और PGT दोनों का। ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम बचा है, तो इसलिए जितना हो सके उतना रिवाइज करिए, उतना टेस्ट लगाइए एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तो हम लोग EMRS के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके जितने भी PYQs हैं उनको डिस्कस कर रहे थे, और ये चैप्टर वाइज था और इसमें ये लास्ट वीडियो होगा। इसमें आज हम लोग बात करेंगे टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम की। तो इसमें KVS, NVS, D2+B एंड EMRS के भी क्वेश्चन होंगे। इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में। साथ ही ये भी पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अधिगम के लिए आकलन की विशेषता नहीं है। पहले तो कह रहा है कि अधिगम के लिए आकलन इसकी विशेषता नहीं है, बताना है। पहला है कि इट प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूअस फीडबैक। क्या यह निरंतर प्रतिपुष्टि मतलब कि फीडबैक देता है। ये तो अधिगम के लिए जो आकलन होता है उसकी एक विशेषताओं में शामिल है। सेकेंड वन इज इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एवरी स्टूडेंट। तो यह प्रत्येक विद्यार्थी की समर्थताओं और अल्पज्ञताओं को पहचानने में भी सहायक होता है, तो इसका दूसरा भी करेक्ट है। एंड थर्ड वन इज इट अलाउज स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट अपॉन देयर वर्क सो एज टू टेक स्पेसिफिक एक्शंस टू इम्प्रूव अपॉन। मतलब कि अब विद्यार्थी जो होते हैं उनको अपने कार्य की, विद्यार्थियों को अपने खुद के कार्य की समीक्षा मतलब कि रिव्यू का अवसर देता है, जिससे कि वह सुधार हेतु विशिष्ट कदम भी उठा सकते हैं। कौन? स्टूडेंट्स। तो इसका तीसरा भी गलत सही है। एंड फोर्थ कह रहा है कि यह निर्णयात्मक है अतः मूल्यांकन का हेतु है। मतलब कि इट इज जजमेंटल हैंस इवेल्युएटिव। तो नहीं, इसका ऑप्शन डी गलत है। ये अधिगम के लिए आकलन की विशेषताओं में नहीं शामिल है, और यही पूछा था कि कौन सा नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। ये EMRS के TGT में पूछा गया था और जो पेपर हुआ था 2023 को, और जो जनरल पार्ट था वो सभी के लिए सेम था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि जो जनरल पार्ट था वो सभी के लिए सेम था, चाहे वो TGT हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, ठीक है, आर्ट हो। उसमें जो सब्जेक्ट नॉलेज था वही डिफरेंट था सब में, बाकी जो जनरल पेपर था वो सब में सेम था। तो इसमें जो अधिगम के लिए आकलन है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थियों के अधिगम को, उनकी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए निरंतर मतलब कि कंटिन्यूअस उन्हें ही फीडबैक देना है। ठीक है, और उनकी जो समर्थता है और उनकी जो कमजोरी है उन्हें पहचानना और उन्हें अपने खुद के कार्य की समीक्षा मतलब कि रिव्यू का अवसर देता है, जिससे कि बच्चे क्या करें, सुधार कर सकें। और जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है यह एक कंस्ट्रक्टिव मतलब कि रचनात्मक होती है, ना कि निर्णयात्मक होती है। जजमेंटल नहीं होती है, इंग्लिश में पढ़िएगा तो ये निगेटिव वर्ड है जजमेंटल, तो ऐसे ही इसको गलत कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, इन अ क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी इनहेंस्ड बाई। तो किसी क्लास में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है। तो कोई क्लास है जहाँ पे संवाद ग्रहण हो रहा है, मतलब कि मैसेज रिसेप्शन, इसकी जो संभाव्यता है यानी कि प्रोबेबिलिटी है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या हम विद्यार्थियों की अनभिज्ञता को उजागर करें, यानी कि एक्सपोजिंग द इग्नोरेंस ऑफ स्टूडेंट, गलत हो जाएगा ये तो। दूसरा कह रहा है कि इंक्रीजिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ लोड, क्या आप सूचना के भार को वृद्धि करके जो मैसेज का रिसेप्शन है बढ़ा सकते हैं, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन का लोड नहीं बढ़ाना है। थर्ड कह रहा है कि यूजिंग हाई डेसिबल ऑडियो टूल्स, क्या उच्च डेसिबल के श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करके कर सकते हैं क्या, नहीं, ये भी गलत है। डी कह रहा है कि स्टेब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट, मतलब कि दृष्टिकोण स्थापित करके, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, उसका सभी ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उन्हीं ऑप्शन में ही आंसर छुपा होता है, बस केवल उसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। तो निम्नलिखित में से क्या सतत और व्यापक मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कह रहा है कि यह रचनात्मक मूल्यांकन अनौपचारिक रूप से अनेक तकनीकों का प्रयोग करके किया जाता है क्या। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन इज डन इनफॉर्मली, जो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन होता है यह इनफॉर्मली होता है, बिल्कुल सही है। और मल्टीपल टेक्निक्स के द्वारा होता है, ये भी सही है, लेकिन इसमें पूछा था कौन सा नहीं है। सेकंड कह रहा है कि असेसमेंट ऑफ पर्सनल सोशल क्वालिटीज इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ असेसमेंट एंड चेकलिस्ट, मतलब कि वैयक्तिक सामाजिक गुणों का आकलन, यह आकलन के संकेतकों और जांच सूची के आधार पर किया जाता है, तो यस, इसका दूसरा भी सही है।
थर्ड कह रहा है कि असेसमेंट ऑफ स्कूलिस्टिक एरियाज इज डन इज अ फॉर्मल वे ओनली टू अराइव एट रिलायबल डिसीजंस। तो हिंदी में क्या कह रहा है कि शैक्षिक जो क्षेत्र हैं इनका आकलन केवल विश्वसनीय निर्णयों पर पहुंचने के लिए औपचारिक रूप से किया जाता है क्या? तो नहीं, इसका आंसर सी गलत है और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें यही पूछा था कि कौन सा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन की एक विशेषता नहीं है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। एंड यदि हम डी की बात करें तो स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। तो विद्यार्थियों के जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है उसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलू शामिल होते हैं। तो यस, इसका डी भी करेक्ट है, इसका गलत है ओनली सी, और यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये केवीएस के टीजीटी में भी आया है और पीआरटी में भी आया है। तो ये सीरीज, इसमें 4 वीडियो होंगे इस सीरीज में, और इसको अगर केवीएस और एनवीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग इसे भी जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी ये। नेक्स्ट है स्कूली शिक्षा में जो टीएलएम होता है, टीएलएम स्टैंड फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूनिट टेस्ट। तो निम्नलिखित में से क्या इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है? इकाई परीक्षण की बात करें तो इसमें क्या होता है, निदान किया जाता है, मतलब कि डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एक प्रकार का, समेटिव असेसमेंट होता है, एंड प्रोग्नोस्टिक टेस्ट होता है, मतलब कि पूर्वानुमानिक टेस्ट होता है, पहले से पूर्वानुमान लगा के किया जाता है। लेकिन यह मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण नहीं होता है, स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट नहीं है यूनिट टेस्ट, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि यही गलत है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। पीछे हम लोगों ने देखा क्या असेसमेंट फॉर लर्निंग, एंड यहाँ पे बात कर रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं है अधिगम के आकलन का। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग के एग्जाम्पल क्या है कि छात्रवृत्ति परीक्षा, मतलब कि स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड एनुअल एग्जामिनेशन शामिल है, लेकिन इसमें असेसमेंट ऑफ होमवर्क नहीं है, गृह कार्य का आकलन करना नहीं शामिल है, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। और ये सभी क्वेश्चंस मैंने पहले भी करा रखे हैं, जो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराए थे, तो आप लोग उसे भी जाके जरूर देखिएगा, वो भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और साथ ही मैंने जो ईएमआरएस के 15 तो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनमें भी मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने उन दोनों ही सीरीज को कंप्लीट देखा होगा तो उनका तो बहुत ही अच्छा रिविजन चल रहा होगा। तो क्योंकि मैंने ये सभी क्वेश्चंस पहले तो पीवाईक्यू में कराए हैं, जो ईएमआरएस की पीवाईक्यू कराई है, ठीक है, फिर ईएमआरएस का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट उसमें भी ये क्वेश्चंस कराए हैं, एंड जो टीचिंग एप्टीट्यूड कराया है कंप्लीट चैप्टर वाइज उसमें भी कराया है 3rd टाइम, एंड 4th टाइम ये हो रहा है, एंड ये हो रहा है 4th टाइम, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी ये प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू एंड टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज देखी है तो उनका ये 4th टाइम रिविजन हो रहा होगा। तो आपने भी नहीं देखा होगा तो उसे जाके जरूर देखिएगा, कम्युनिटी पर भी पोस्ट कर दिया है मैंने, साथ ही एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो जो अधिगम का आकलन होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है, या मुख्य रूप से कुछ पूर्व निर्धारित, जो पूर्व से निर्धारित मतलब कि पहले से ही निर्धारित जो परिणाम होते हैं और उनके जो मानक होते हैं उनके विपरीत ये शिक्षार्थी की उपलब्धि पर केंद्रित होती है, ठीक है। किस पर केंद्रित होती है? शिक्षार्थी की उपलब्धि पर, ठीक है, या पूर्व निर्धारित और परिणाम और उनके मानक पर नहीं आधारित होती है अधिगम का आकलन। इसे हम योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरली टीचर इस प्रकार का जो मूल्यांकन है वो इकाई या फिर सेशन के लास्ट में ही करते हैं, ठीक है, और उनको ग्रेड या फिर रैंक दिया जाता है। जैसे कि छात्रवृत्ति परीक्षा जो कि लास्ट में होती है, भर्ती परीक्षा, ठीक है, रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड वार्षिक परीक्षा ये भी लास्ट में होती है, और ये सभी अधिगम के आकलन है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो अगेन इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या अधिगम के लिए आकलन की एक विशेषता नहीं है। तो पहला कह रहा है कि यह वर्णनात्मक प्रकृति की होती है क्या, इट इज़ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, यह तो पहला सही है पहला। दूसरा कह रहा है कि छात्रों से गलती न करने की आशा करती है क्या, तो इसका गलत हो जाएगा, इट एक्सपेक्ट स्टूडेंट नॉट टू मेक एरर्स, तो ये नहीं, ये गलत है, ये अधिगम के लिए आकलन से संबंधित नहीं है, तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सी कह रहा है कि यह उनके कार्यों मतलब कि स्टूडेंट्स के कार्य के लिए सहपाठी परीक्षा उपलब्धि भी कराती है, यस सी भी करेक्ट है। डी कह रहा है कि यह प्रत्येक विद्यार्थी के प्रबल पक्ष और आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की भी पहचान करती है, तो यस इसका डी भी करेक्ट है, इसका गलत है ओनली बी। और ये केवीएस के 2023 में पूछा गया है, पीआरटी में, टीजीटी इंग्लिश, मैथ्स एंड हिंदी में। तो जो अधिगम के लिए आकलन होता है यह आकलन व मूल्यांकन के निर्माणवादी, रचनावादी और निदानात्मक मतलब कि डायग्नोसिस प्रकृति की ओर संकेत करता है। कौन? अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग।
इसके अंतर्गत क्या होता है कि विद्यार्थी के अधिगम जो है वो उपलब्धि के साथ साथ उनके सीखने की प्रक्रिया पर भी ध्यान देते हैं, और यह बताता है कि विद्यार्थी क्या सीखता है, कितना सीखता है तथा कैसे सीख रहा है। इसलिए ये कहते हैं कि ये क्या डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होती है, और इसमें प्रत्येक मतलब कि ईच स्टूडेंट के प्रबल पक्ष तथा आवश्यकता वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनकी पहचान करती है। साथ ही जो उनके कार्य होते हैं उनके लिए सहपाठी परीक्षा भी प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन क्लासरूम। तो कक्षा में शिक्षण सामग्री का क्या महत्व है। तो इससे क्या होती है, अधिगम में वृद्धि होती है, इन्हांस्ड लर्निंग। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक सिस्टम इन क्लासरूम। तो यदि क्लास में आप फीडबैक दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, किस लिए दे रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, गलत है। या टू इन्फॉर्म पेरेंट्स अबाउट लर्निंग लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि बालकों के जो अधिगम स्तर है इसके बारे में अभिभावकों को सूचित करने के लिए आप क्या क्लास में फीडबैक दे रहे हैं, नहीं। स्कोप फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड फर्दर इम्प्रूवमेंट। तो यस, आत्मनिरीक्षण और अग्रेतर सुधार की गुंजाइश हो सके इसलिए। तो बच्चा अगर क्लास में गलती कर रहा है तो आप उसको तुरंत फीडबैक दे रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, उसमें सुधार करेगा, ठीक है, आत्मनिरीक्षण करेगा और आगे जो है वो इम्प्रूवमेंट करेगा उसमें। और इसीलिए बच्चों को तुरंत ही फीडबैक देना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बच्चे ने गलती आज करी है तो आप उसको फीडबैक दे रहे हैं कल या फिर एक हफ्ते बाद, नहीं। व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है। इसमें क्या होता है, नियमित और सावधिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इवैल्यूएशन ऑफ रेगुलर एंड पीरियोडिक बेसिस पर किया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है या फिर इसे ही हम कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन, ये पूरे शिक्षण सत्र में चलने वाली प्रक्रिया होती है, पूरे सेशन चलती है, जिससे कि इस तथ्य का निर्धारण किया जा सके कि किसी निश्चित कार्य को पूरा करने में जो छात्र है उसने कितनी प्रगति हासिल की है, कितना प्रोग्रेस किया है। और इससे नियमित और सावधिक आधार पर भी मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि क्या है, ये पूरे सेशन में चलने वाली, पूरे जो शिक्षण सत्र है उसमें चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसमें क्या है, नियमित आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। और इसलिए क्या होगा, इसमें नियमित फीडबैक भी दिया जाएगा, जिससे कि शिक्षार्थी के द्वारा अपने निष्पादन पर मनन करने का अवसर मिलेगा, उससे सलाह लेना तथा उसमें सुधार करना भी शामिल होगा। नेक्स्ट है, इन वन ऑफ द क्लास टेस्ट मोस्ट ऑफ योर स्टूडेंट्स अचीव्ड वेरी लो मार्क्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यू विल लाइक टू एडमिनिस्टर। तो यदि आपके क्लास में ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया, बहुत ही कम मार्क्स हासिल किए हैं, तो आप कौन सा टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसमें करेंगे आप डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब कि पहले तो निदान करेंगे, ठीक है। तो एक क्लास के परीक्षण में आपने अधिकांश छात्रों ने, आपके जो अधिकांश छात्र हैं उन्होंने बहुत ही कम अंक प्राप्त किया है, तो आप उनका क्या करेंगे, निदानात्मक परीक्षण करेंगे। क्यों, क्योंकि जो डायग्नोसिस होता है यानी कि निदानात्मक परीक्षण होता है, उसके द्वारा जो बच्चा है उसकी अधिगम की कठिनाइयों को पहचानेंगे और उन्हें दूर करने के लिए हर संभव को प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें आयोग के द्वारा आंसर माना गया था ऑप्शन ए। तो आयोग का क्या कहना है कि अगर आपकी क्लास में आपने टेस्ट लिया और ज़्यादातर बच्चों के कम मार्क्स आए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, एक दूसरा टेस्ट लेना चाहिए, जबकि ये गलत है, इसमें होना चाहिए डायग्नोसिस। तो पहले तो आपको निदान करना चाहिए ना, डायग्नोस करना चाहिए कि आखिर बच्चे के मार्क्स कम आए क्यों। तो इसलिए इसका हो जाना चाहिए आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि द बेस्ट रेशनल फॉर यूज ऑफ AV, मतलब कि ऑडियो वीडियो एड्स, लाइज इन द फैक्ट दैट इट, तो ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा आवर 2 सेंसेस को, ठीक है। तो जो श्रव्य दृश्य सामग्री है इसका प्रयोग करने का सर्वश्रेष्ठ तर्कधार क्या है कि यह हमारी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन। तो निम्नलिखित में से क्या सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। तो इसमें पहला कह रहा है कि वास्तविक और वांछित प्रदर्शन के बीच की दूरी कम करने के एक उपकरण के रूप में मूल्यांकन का प्रयोग करना शामिल है। यस, इसका पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है कि टू मेक मेमोराइजेशन एज बेसिस ऑफ ऑल लर्निंग, तो स्मरण को सभी अधिगम का आधार बनाना यह उद्देश्य है क्या सतत और व्यापक मूल्यांकन का, नहीं। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। थर्ड कह रहा है कि छात्र के द्वारा जो सीखने की प्रक्रिया है और जो सीखने का माहौल है उसके बारे में उचित निर्णय लेना, ये तो करेक्ट है। फोर्थ कह रहा है कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक, मतलब कि साइकोमोटर और भावनात्मक पहलुओं को विकसित करने में सहायता देता है। तो यस, इसका डी भी करेक्ट है, इसका गलत है ओनली बी। नेक्स्ट है, डायग्नोस्टिक एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट्स आर 2 फेजेज ऑफ, तो निदानिक और रचनात्मक आकलन ये किसके 2 चरण हैं। तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग के 2 चरण हैं, मतलब कि अधिगम के लिए आकलन।
और जो अधिगम के लिए आकलन होता है, ये शिक्षार्थी के ज्ञान, कौशल, समझ और मूल्यों को विकसित करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करने में मदद करता है, जिससे कि वे अपने व्यवहार में प्रतिबिंबित करने में सक्षम होते हैं, और यह छात्रों की क्षमताओं तथा आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है। इन एजुकेशन प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिकल्ट टू एवेल्युएट। तो शिक्षा के प्रक्रम में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन करना कठिन होता है? तो एटीट्यूड तथा वैल्यूज मतलब कि धारणाओं और मूल्यों का मूल्यांकन करना कठिन होता है। हम किसका मूल्यांकन कर सकते हैं? टीचिंग मेथड का, कंटेंट का तथा फिजिकल फिटनेस का। नेक्स्ट है, एक अध्यापक छात्रों से एक दी हुई कहानी का सार लिखने के लिए कहता है, ठीक है, तो वह किस शैक्षिक उद्देश्य का परीक्षण कर रहा है? तो यदि बच्चे क्या करेंगे, कहानी लिखेंगे, तो उससे क्या डेवलप होगा उनमें? क्या ज्ञान बढ़ेगा क्या, या फिर कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि बोध या समझ, या फिर सिंथेसिस या एनालिसिस? तो इससे क्या हो जाएगा? कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि बोध। नेक्स्ट है, क्वांटिटेटिव डेटा कैन बी बेस्ट एनालाइज्ड यूजिंग। तो किसका प्रयोग करके मात्रात्मक डेटा का सर्वोत्तम विश्लेषण किया जा सकता है? तो हो जाएगी प्रश्नावलियों का प्रयोग करके। निम्नलिखित में से क्या मूल्यांकन के लिए एक अच्छे उपकरण की विशेषता नहीं है? अच्छा उपकरण क्या हो सकता है? रिलायबल हो सकता है क्या? बिल्कुल सही है। वैलिड हो सकता है, वैधता हो सकती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है उसमें, इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी मतलब कि अबोधगम्यता नहीं होती, उसमें होती है कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर बी, जो कि गलत है। यदि हम बात करें मूल्यांकन मतलब कि इवैल्यूएशन की, तो यह वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं, उसके नॉलेज को असेस करते हैं, और इसकी विशेषताओं में शामिल है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, व्यापकता और क्रमबद्धता आदि। कक्षाओं में अधिगम का विकास निम्नलिखित में से किससे होता है? तो वो होता है यूज ऑफ एवी एड्स मतलब कि श्रव्य दृश्य उपकरणों के प्रयोग से। द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इन स्कूल इज। तो स्कूलों में आकलन का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? विषय की समझ के स्तर का मापन करना, टू मेजर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द सब्जेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। अनुदेशात्मक सामग्री मूलतः क्या है? तो यह कक्षा में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री होती है। इट इज टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल यूज्ड इन क्लासरूम। नेक्स्ट है, साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू के दौरान अध्यापक में निम्नलिखित में से किस गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? व्हाट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ टीचर स्कूल बी असेस्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो इसमें फर्स्ट कह रहा है कि सब्जेक्ट नॉलेज एंड सेंस ऑफ ह्यूमर का, या फिर गुड कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग का, या फिर पेशेंस, या लास्ट वन इज इंटरेस्ट इन टीचिंग का। तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, गुड कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग का। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला कह रहा है कि सहपाठी आकलन विद्यार्थियों को अपने अधिगम को मजबूत बनाने में सहायता करता है क्या? यस, पहला बिल्कुल सही है। पीयर असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट टू कंसोलिडेट देयर लर्निंग। तो पहला करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि सहपाठी आकलन विद्यार्थियों को सह संज्ञान मतलब कि मेटाकॉग्निशन में कौशल विकसित करने में सहायता करता है क्या? नहीं, तो इसका दूसरा ही गलत है और यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। थर्ड कह रहा है कि थ्रू पीयर असेसमेंट स्टूडेंट लर्न टू गिव एंड रिसीव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। तो सहपाठी आकलन के माध्यम से जो विद्यार्थी हैं वो रचनात्मक फीड देना और प्राप्त करना सीख लेते हैं। तो तीसरा सही है। फोर्थ कह रहा है कि थ्रू पीयर असेसमेंट स्टूडेंट प्रैक्टिस द कॉन्सेप्ट एंड स्किल एक्सप्लिसिटी मतलब कि सहपाठी आकलन के माध्यम से जो विद्यार्थी होते हैं वो संकल्पनाओं और कौशलों का स्पष्टतया अभ्यास करते हैं। तो इसका डी भी करेक्ट है, इसका गलत है ओनली बी। क्योंकि सहपाठी जो आकलन होता है ये विद्यार्थियों को सह संज्ञान में कौशल विकसित करने में सहायता नहीं करता। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सहपाठी आकलन है यह एक प्रभावी सहयोगात्मक शिक्षण रणनीति है जो कि छात्रों को समूह कार्य में सहकर्मियों के द्वारा किए गए योगदान पर विचार करने के लिए कहती है। सहपाठी आकलन के दौरान क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉन्सेप्ट और स्किल्स का स्पष्टतया अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना होता है और इसमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना और प्राप्त करना सीखते हैं बच्चे, और यह विद्यार्थियों को उनके अधिगम को मजबूत बनाने में भी सहायता करता है पीयर असेसमेंट। निम्नलिखित में से क्या एक संप्राप्ति परीक्षण का कार्य नहीं है? विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। पहला कह रहा है कि यह जानना कि छात्र ने किस सीमा तक किसी विषय का ज्ञान प्राप्त किया है, नोइंग टू व्हाट एक्सटेंट द स्टूडेंट हैज एक्वायर्ड नॉलेज इन अ टॉपिक। तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है कि ज्ञान अर्जन के संबंध में छात्रों के बीच
संप्राप्ति की तुलना करना भी सही है इसमें। थर्ड कह रहा है कि इसमें अधिगम कठिनाइयों का निदान करना शामिल है, डायग्नोसिस लर्निंग डिफिकल्टीज, तो यस इसका तीसरा भी करेक्ट है। फोर्थ कह रहा है कि प्रोडिक्टिंग फ्यूचर सक्सेस लेवल, तो क्या इसमें भावी सफलता स्तरों की भविष्यवाणी करना शामिल होता है क्या संप्राप्ति परीक्षण में, अचीवमेंट टेस्ट में? नहीं, तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। तो अचीवमेंट टेस्ट वे एग्जाम होते हैं जिनकी सहायता से विद्यालय में जो पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट और जो सिखाई जाने वाली स्किल्स होती हैं उनमें छात्रों की सफलता या फिर जो उपलब्धि है उनका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है कि ज्ञान अर्जन के संबंध में छात्रों के बीच संप्राप्ति की तुलना करना शामिल होता है और यह पता लगाना होता है कि छात्र ने किस सीमा तक किसी विषय का ज्ञान प्राप्त किया है। साथ ही जो अधिगम कठिनाइयां हैं उनको भी निदान करना होता है, उनका छात्रों का योग्यता के अनुसार विभाजन करना होता है और उनका वर्गीकरण करना होता है किस पर, योग्यता के अनुसार, ठीक है। अध्यापकों के शिक्षण कौशल की जांच करना शामिल होता है, क्लास में विद्यार्थियों को प्रगति प्रदान करना होता है। नेक्स्ट है किसके द्वारा अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषता का पता चलता है, ठीक है। पहला तो है कि असीमित तुलनाओं और व्याख्याओं के लिए उनके क्षेत्र के द्वारा नहीं, यथासंभव दक्षताओं को कवर करने के लिए उनके क्षेत्र के द्वारा, ये भी नहीं होगा। इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी कि विद्यार्थियों में अच्छी आदतें विकसित करने हेतु अभिप्रेरित करने संबंधी अधिगम अभ्यास के रूप में उनके गुण तथा दोषों के द्वारा, देयर मेरिट एज अ लर्निंग एक्सरसाइज टू मोटिवेट स्टूडेंट टू डेवलप गुड हैबिट्स, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला कह रहा है कि स्व आकलन या छात्रों को उनके स्वयं के अधिगम पर प्रकाश डालने में सहायता करता है क्या, बिल्कुल सही है। सेल्फ असेसमेंट हेल्प्स स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग। एंड बी कह रहा है कि स्व आकलन छात्रों की सह संज्ञान मतलब कि मेटाकॉग्निशन में कौशल विकसित करने में भी सहायता करता है। सी कह रहा है कि स्व आकलन छात्रों की पारस्परिक क्रिया के माध्यम से अपने अधिगम को सुदृढ़ बनाने में सहायता करता है क्या, गलत है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। जो स्व आकलन होता है, सेल्फ असेसमेंट होता है, ये छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता देता है। नेक्स्ट है एक अध्यापक खराब, संतोषजनक, औसत, बहुत अच्छा और उत्कृष्ट जैसे गुणात्मक शब्दों में विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन का विश्लेषण कर रहा है तो वह किस उपकरण का प्रयोग कर रहा है, तो वो कर रहा है रेटिंग स्केल का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावाद में नियोजित मूल्यांकन रणनीति नहीं है, तो इसमें यूनिट टेस्ट नहीं शामिल है, ठीक है। इसमें क्या शामिल है, ओरल डिस्कशन करना, माइंड मैपिंग एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, ठीक है। ये सभी संरचनावाद में नियोजित मूल्यांकन रणनीतियों में शामिल है, इसमें यूनिट टेस्ट नहीं शामिल है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। पहला कह रहा है कि मूल्यांकन एक दिए गए परिदृश्य को परिमाण बताने की प्रक्रिया है क्या, गलत है पहला। दूसरा कह रहा है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ज्ञात उद्देश्य के सापेक्ष जानकारी प्राप्त की जाती है, तो इसका दूसरा भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही जानकारी पर विचार करके किसी परिदृश्य पर मूल्यांकन निर्णय लेने की प्रक्रिया है, तो इवैल्यूएशन रिफर्स टू वैल्यू जजमेंट मेड ऑन अ फिनोमिना बेस्ड ऑन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, तो यस इसका तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा और यही हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से क्या अधिगमकर्ता की बौद्धिक योग्यताओं के मापन का परीक्षण नहीं हो सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ टेस्ट टू मीजर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ अ लर्नर, तो यदि आपको किसी भी स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को मीजर करना है, मापना है, तो उनमें से क्या एक नहीं शामिल है। पहला तो है कि न्यू लर्निंग एंड यूज ऑफ पास्ट लर्निंग, तो नूतन अधिगम मतलब कि नया अधिगम और जो उसके पास्ट लर्निंग होगी उनका प्रयोग, ये तो करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि स्थितियों को मांगों को पूरा करना मतलब कि मीटिंग द डिमांड ऑफ अ सिचुएशन, तो इसका दूसरा भी करेक्ट है। सी कह रहा है कि ठोस नीतिगत निर्णय करना और नैतिक निर्णय लेना, तो इसका सी भी करेक्ट है। डी कह रहा है कि सॉल्विंग प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटेड बाय हिम और हर, तो अधिगमकर्ता के समक्ष आने वाली जो समस्याएं हैं उनके समाधान से क्या हम स्टूडेंट के इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को माप सकते हैं क्या, नहीं, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि यही गलत है, उसमें यही पूछा था। अध्यापक को कक्षा में शिक्षण का विकल्प कैसे बनाना चाहिए, तो इसका विकल्प इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि इससे वांछित अधिगम परिणामों की प्राप्ति हो सके।
शुड डिजाइन इन सच अ वे दैट इट वुड अचीव डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से क्या कक्षा में श्रव्य अनुदेशात्मक सामग्री का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा रेडियो। टेलीविजन तो ऑडियो में आ जाएगा। नेक्स्ट है एट प्राइमरी स्कूल लेवल विच टाइप ऑफ असेसमेंट हैज़ मोर चांसेस टू फेलिंग। तो यदि प्राइमरी लेवल पर किस प्रकार का मूल्यांकन असफल होने के अधिक आसार होते हैं? तो हो जाएगा सेल्फ एवल्यूशन, मतलब कि स्व मूल्यांकन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कह रहा है कि रचनात्मक आकलन में विद्यार्थियों के कार्यों का मूल्यांकन करने की सर्वाधिक परंपरागत मूल्यांकन विधियों का प्रयोग किया जाता है क्या? नहीं, तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि रचनात्मक आकलन के परिणामों का प्रयोग छात्रों को रैंक देने में किया जाता है, तो नहीं, इसका दूसरा भी गलत है। सी कह रहा है कि रचनात्मक आकलन छात्रों की आवश्यकताओं की पहचान करता है और जिससे कि वे स्वयं का आकलन कर सकें और यह समझ सके कि किस प्रकार उनके सुधार करना है बच्चों को। तो यस, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, यही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो रचनात्मक आकलन होता है इसका कार्य है कि शिक्षण प्रक्रिया की दशा का ज्ञान होना, और ये आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही होता है, लगातार होता है, सतत होता रहता है। और जो रचनात्मक आकलन होता है ये छात्रों की आवश्यकताओं की पहचान करता है, जिससे कि जो लर्नर हैं वो स्वयं का आकलन करें और यह समझ सके कि उन्हें किस प्रकार सुधार करना है। निम्नलिखित में से क्या एक अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता नहीं है? तो सिंगल यूसेज, मतलब कि एकल उपयोग करना, यही एक अच्छी शिक्षण अधिगम की सामग्री की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो यदि कोई भी सामग्री एक ही बार यूज में आएगी तो क्या वह गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा क्या? तो नहीं, इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है? फेमिलियरिटी होती है, मतलब कि सुवेज्यता होती है उसमें, अट्रैक्टिवनेस होता है तथा नोवेलिटी होती है, नवीनता होती है उसमें। अधिगम का आकलन, निम्नलिखित में से क्या अध्यापक की एक जिम्मेदारी नहीं कही जा सकती है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात कर रहा है। पहला तो यह है कि यह सुनिश्चित करना कि छात्रों ने आकलन कार्य के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ लिया है, तो ये तो अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। निर्णयों के आधार हेतु पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित करना भी जिम्मेदारी होती है। थर्ड कह रहा है कि कार्यों को पूरा करने के लिए असीमित समय देना, नहीं, असीमित मतलब कि अनलिमिटेड टाइम नहीं देना होता है, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। साथ ही इसमें विद्यार्थियों के समक्ष जो आ रही चुनौतियां होती हैं उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, टीचर को सेंसिटिव होना चाहिए, तो इसका डी भी सही है, इसका गलत है ओनली सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? पहला कह रहा है कि आकलन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ परिदृश्यों के गुणों का परिमाण बताया जाता है क्या? नहीं, पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि आकलन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ ज्ञात जो उद्देश्य हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। असेसमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड रिलेटिव टू सम नोन ऑब्जेक्टिव, तो यस, इसका दूसरा ही करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या एक अध्यापक के द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषता नहीं होती है? पहला कह रहा है कि यह सीमित मात्रा में दक्षताओं को कवर करता है क्या? लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसी, इट कवर्स लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसी। सीमित मात्रा में दक्षताओं को कवर नहीं करता है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन ए। यदि हम बाकियों की बात करें तो दूसरा कह रहा है कि यह विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों की पहचान करने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी शामिल होते हैं एंड इसे व्यापक तुलना करने हेतु प्रयोग में भी लाया जा सकता है, जिसका गलत है ऑप्शन ए, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। सामान्यतया मतलब कि नॉर्मली निम्नलिखित में से किस कार्यकलाप में विद्यालय में पक्षपात करने की प्रवृत्ति होती है? नॉर्मली द स्कूल टेंड टू बी बायस्ड इन फॉलोइंग एक्टिविटी, तो ये हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट ऑफ द स्कूल, विद्यालय के स्व आकलन में बायस्ड होने की प्रवृत्ति होती है, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से क्या एक मूल्यांकन की युक्ति है, टूल्स है? तो वो हो जाएगा रेटिंग स्केल। अधिगम से संबंधित प्रभावी प्रतिपुष्टि मतलब कि फीडबैक क्या है? तो ये हो जाएगा इसमें अधिगमकर्ता के सबल और दुर्बल पक्षों की पहचान की जाती है। नेक्स्ट है आलोचनात्मक चिंतन परीक्षण के लिए अधिगम मूल्यांकन में किस प्रकार के प्रश्न अपेक्षित होते हैं? तो उसमें होने चाहिए ओपन टाइप ऑफ क्वेश्चन, अनावृत या फिर विवृत क्वेश्चन। अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन से बालक की जो दुर्बलता है यानी कि कमजोरी दूर होगी? तो वो हो जाएगा डायग्नोसिस मतलब कि नैदानिक मूल्यांकन। इसमें क्या है, इसमें बच्चे की जो अधिगम संबंधी कठिनाइयां हैं उनका पता लगा के उन्हें दूर किया जाता है।
क्लास में अवलोकन मतलब कि प्रेक्षण का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? पर्यवेक्षण की शैक्षणिक आवश्यकता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है क्लास 9th में एक उपलब्धि परीक्षण किया गया और उसका परिणाम यह दर्शाता है कि 40% छात्रों ने 40% से भी कम अंक प्राप्त किए हैं। और प्राथमिकता के आधार पर क्या किया जाए कि इस समूह के अधिगम स्तर में सुधार हो सके? तो हमें करना चाहिए एक नैदानिक परीक्षण। नेक्स्ट है यदि कोई विद्यार्थी आरोप लगाता है कि उत्तर पुस्तकालयों के मूल्यांकन में पक्षपात हुआ है तो आप उस स्टूडेंट से कैसे निपटेंगे? तो आपको क्या करना चाहिए, आप उस संबंधित छात्र या फिर छात्रा को उसकी उत्तर पुस्तिका दिखाने के साथ साथ कुछ और उत्तर पुस्तिकाएं भी दिखाएंगे। यू विल शो हर और हिज आंसर बुक एंड अ फ्यू मोर। वट इज नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ अ पोर्टफोलियो? तो निम्नलिखित में से क्या संविभाग का एक प्रबल पक्ष नहीं है? इसके फलस्वरूप हम सहयोग करने और विद्यार्थियों की प्रगति के संबंध में चिंतन का अवसर प्राप्त होता है क्या? बिल्कुल सही है, पोर्टफोलियो से। सी कह रहा है कि इससे विद्यार्थियों को दायित्व से मुक्त करने में सहायता मिलती है क्या? इट हेल्प स्टूडेंट टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री? नहीं, जो बच्चे हैं वो दायित्व से मुक्त नहीं होते हैं पोर्टफोलियो से, तो ये हो जाएगा गलत। और इसमें यही पूछा था कि पोर्टफोलियो से रिलेटेड कौन सा सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। इसमें क्या होता है कि इसके फलस्वरूप माता पिता को अपने बालकों के कार्य निष्पादन के संबंध में मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त होता है। इट क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर पेरेंट टू असेस परफॉर्मेंस ऑफ देयर चिल्ड्रन। एंड डी कह रहा है कि इसके फलस्वरूप अपने स्वयं के सबल और दुर्बल पक्ष के मूल्यांकन के लिए कौशल विकसित करने में भी सहायता मिलती है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्कूल के स्तर पर छात्रों की गणित में श्रेष्ठ निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे अधिक सहायक होगी? तो वो हो जाएगी ओरल तथा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवर्ती मतलब कि सब्सिक्वेंट कक्षा शिक्षण के रचनावादी मॉडल की मूलभूत एक विशेषता नहीं है? विच ऑफ द सब्सिक्वेंट इजंट द फंडामेंटल फीचर ऑफ द कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल ऑफ क्लासरूम टीचिंग? तो इसमें क्या होता है, क्लासरूम टीचिंग में सहयोग होता है, कोलैबोरेशन होता है, रिफ्लेक्शन होता है एंड कंस्ट्रक्शन भी होता है। इसमें एवेल्युएशन नहीं शामिल होता है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। एक टीचर अपने शिक्षण में श्रव्य, दृश्य सामग्री तथा शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है। क्यों? क्योंकि उनसे अधिगम बढ़ाने के लिए अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सिनेमा क्लिप को देखने के बाद क्लास में छात्रों के अधिगम को सुनिश्चित करने की उपयुक्त विधि कौन सी होगी? तो हो जाएगी अभिन्यास करना मतलब कि असाइनमेंट लिखना। सीखने के उद्देश्यों के सर्वोच्च पायदान कौन कौन से हैं? तो हो जाएगा मूल्यांकन करना। और मूल्यांकन जो है वो सीखने के उद्देश्य के सर्वोच्च पायदान पर है। और सीखने के जो उद्देश्य हैं वो संज्ञानात्मक, और सीखने के जो संज्ञानात्मक उद्देश्य हैं उसके 6 स्तर हैं। कौन कौन से? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। और ये सब भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। बच्चे के शिक्षण उपलब्धि के स्तर के बारे में निम्न में से कौन सा अत्यधिक अविश्वसनीय भविष्य कथन है? अविश्वसनीय बताना है, तो इसमें हो जाएगा बच्चे की ऊंचाई तथा भार। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल एक अप्रत्यक्ष मतलब कि इनडायरेक्ट निर्देशात्मक रणनीति है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज है, जो कि एक संरचित पूछताछ प्रक्रिया का उपयोग करता है और जेरोम ब्रूनर के काम पर आधारित है? तो हो जाएगा कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। नेक्स्ट है निबंधात्मक परीक्षण की इतनी लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या है? तो इसकी संक्षेपण तथा संगठन कौशल को मापने की योग्यता। एक प्रकार का श्रेणीकरण जिसमें अलग अलग श्रेणी बिंदुओं पर अध्येताओं का एक निश्चित अनुपात होता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सापेक्ष श्रेणीकरण। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयोगी नहीं है। ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होते हैं वो उपयोगी नहीं होते हैं। कहाँ पे? तो कम अनुमान तत्वों के बचाव में नहीं होते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थी की लेखन शैली और अभिव्यक्ति की शक्ति किसके द्वारा सबसे अच्छी तरह परीक्षण की जाती है? तो वो की जाती है विस्तृत उत्तर वाले परीक्षण में। पिंटनर पैटरसन पैमाना क्या है? तो यह एक निष्पादन परीक्षण है। विद्यार्थियों में परीक्षा उत्तेजना को घटाने का कौन सा एक तरीका नहीं है? तो इसमें है कि लिखित परीक्षाओं पर यदि आप जोर देंगे तो क्या होगा, जो स्टूडेंट हैं उनमें परीक्षा उत्तेजना नहीं घटेगी। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है अध्यापक निर्मित तथा मानकीकृत परीक्षणों का मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? तो वो होता है वस्तुगतता में। कक्षीय परीक्षाओं का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है तो छात्रों की ग्राह्यता का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक मछली की कहानी शिक्षिका पढ़कर सुनाती है और बच्चों को इसका उत्तर देने को कहती है। तो कल्पना कीजिए कि आप एक तालाब की मछली हो और आप अपने आसपास क्या देखते हो। ठीक है, ऐसा टीचर ने पूछा स्टूडेंट से। ये किसका उदाहरण हो गया? तो ये हो जाएगा खुला अंत प्रश्न, ओपन टाइप ऑफ क्वेश्चन। सामान्यतया कसौटी संदर्भित परीक्षण निम्नलिखित में से किस उद्देश्यों के लिए सबसे उपयोगी होती है? तो वो शिक्षकों को यह जानने में मदद करता है कि क्या उन्होंने उनके विशेष उद्देश्यों को पूरा किया है। नेक्स्ट है कौन सा उपकरण शिक्षकों को यह निर्दिष्ट करने में मदद करता है कि विभिन्न विषयों के लिए कितनी परीक्षण रिक्त प्रदान करना है? तो ये हो जाएगा टेस्ट ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट है टीचर के द्वारा पूछे गए किस प्रकार के प्रश्नों को अभिसारी प्रश्न कहेंगे, कन्वर्जेंट क्वेश्चंस कहेंगे? क्या एकल सही उत्तर वाले प्रश्न कन्वर्जेंट होते हैं क्या? नहीं। निश्चित सही वाला प्रश्न कन्वर्जेंट होगा क्या? नहीं। मल्टीपल करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन कन्वर्जेंट हो गया क्या? नहीं। एकल और निश्चित सही उत्तर वाला प्रश्न ये दोनों ही, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए एक गैर मानकीकृत परीक्षण या फिर व्यक्तिपरक विधि नहीं है? तो हो जाएगी ग्राफोलॉजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पैरामीटर पर एक शिक्षक को अपने छात्रों के बीच खोज सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए अपने पाठ्य योजना की सफलता को मापना चाहिए? तो पहला कह रहा है कि छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की प्रासंगिकता में वृद्धि करने पर, अन्य छात्रों, शिक्षक और पाठ्य पुस्तकों की राय को चुनौती देने में छात्रों में विश्वास पर, और साथ ही आवृत्ति जिसके साथ छात्र प्रश्न पूछते हैं। तो ये इसके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न के लिए छात्रों को डिजाइन करने और नया स्वरूप देने की आवश्यकता है जिसमें नवीनता का अच्छा समावेश होता है? तो हो जाएगा फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का प्रश्न नहीं है? कॉन्सिक्वेंसेस क्वेश्चन तो एक प्रकार का क्वेश्चन है। प्रोवोकेटिव मतलब कि उत्तेजक प्रश्न भी एक प्रकार का क्वेश्चन है। डाइवर्जेंट क्वेश्चन भी एक प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन सेंसिटिव क्वेश्चन एक प्रकार का क्वेश्चन नहीं है। किस प्रकार के प्रश्न डाइवर्जेंट होते हैं? जिसमें कई सारे सही जवाब शामिल होते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन परिणामों का उपयोग 3 प्रमुख शीर्षों पर केंद्रित होता है। तो निम्नलिखित में से कौन से वो प्रमुख शीर्ष हैं, कौन से वो मेजर हेड हैं? पहला तो इसमें यह है कि मूल्यांकन परिणामों से ताकत और कमजोरियों की पहचान करना होता है। दूसरा कि गणित सीखने में विशिष्ट समस्याओं की पहचान करना और उनका समाधान करना होता है। थर्ड वन इज शिक्षार्थियों, अभिभावक और अन्य हितधारकों को फीडबैक देना होता है। तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स इन असेसमेंट? तो मूल्यांकन में माता पिता की क्या भूमिका होती है? पहला कह रहा है कि केवल शिक्षित माता पिता ही प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं क्या? गलत है पहला पूरी तरह से। दूसरा कह रहा है कि अनपढ़ मतलब कि इलिटरेट पेरेंट्स कैन ऑल्सो कोऑपरेट इन द लर्निंग प्रोसेस। तो यस, जो अनपढ़ माता पिता होते हैं वो भी सीखने की प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं। तो इसका दूसरा सही है, ये पॉजिटिव है, पहला गलत है। नेक्स्ट है किसके अलावा सभी कक्षा प्रक्रियाओं में शामिल प्रमुख घटक हैं? क्लासरूम ट्रांजैक्शन, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग मतलब कि छात्र के अधिगम का आकलन, और एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स अपेक्षित अधिगम परिणाम। तो ये तीनों ही कक्षा प्रक्रियाओं में शामिल प्रमुख घटक हैं। लेकिन पहला कह रहा है कि शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, ये क्लास प्रक्रियाओं में शामिल प्रमुख घटक नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा केवल उन प्रश्नों या फिर समस्याओं की संख्या है जिनका छात्र ने उत्तर दिया या फिर उचित रूप से हल किया? तो इसमें हो जाएगा रॉ स्कोर। Which of the following is not an ideal technique of developing numeracy skills among primary children? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक बच्चों में संख्यानात्मक कौशल विकसित करने की एक आदर्श तकनीकी नहीं है? तो उसमें रोट लर्निंग नहीं शामिल है। और यदि आपको बच्चों में न्यूमरेसी स्किल डेवलप करनी है तो आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, सॉर्टिंग करनी पड़ेगी तथा ऑर्डरिंग करनी पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का एक उपागम नहीं है? तो उसमें केवल वर्कलोड मतलब कि केवल कार्यभार, यही अधिगम के लिए आकलन का एक अप्रोच नहीं है। यदि आप असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच है कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट, टीचर लेड असेसमेंट और पीयर असेसमेंट करना चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तब होती है जब कोई बच्चा प्रश्न को समझने में सक्षम होता है लेकिन प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक संचालन या फिर संचालन के क्रम की पहचान करने में असमर्थ होता है, तो वो हो जाएगी कन्वर्जन एरर। निम्नलिखित में से कौन आगे सीखने को बढ़ाने के लिए अधिगम के एक अनिवार्य घटक के रूप में कार्य करता है, तो वो हो जाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट है, यदि परीक्षण के परिणाम सुसंगत हैं तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे रिलायबल टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ मतलब कि ऑब्जेक्टिव आधारित योजना शिक्षण और मूल्यांकन से सबसे कम संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग टीचिंग एंड इवेल्युएशन, दैट इज क्लियर एडमिनिस्ट्रेशन, स्पष्ट प्रशासनिक नीतियाँ। ठीक है, जो क्लियर करिकुलम होता है, ईज ऑफ टीचर वर्कलोड तथा अश्योर्ड असेसमेंट वैलिडिटी होती है, ये सभी ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग से संबंधित हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों और उससे संबंधित प्रश्नों का निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन सही नहीं है बताना है। पहला कह रहा है कि रिकॉल टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्मरण करने वाले जो प्रश्न होते हैं इसमें पॉलिथीन बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरण है, तो इसमें पहला है रिकॉल टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या आता है? पहला कह रहा है कि पॉलिथीन बायोडिग्रेडेबल जैव या फिर जैव निम्नीकरण है, पॉलिथीन इज बायोडिग्रेडेबल, तो क्या यह रिकॉल टाइप ऑफ क्वेश्चन में शामिल है क्या? नहीं, तो इसका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि रिकॉग्निशन टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या आता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, तो क्या यह रिकॉग्निशन टाइप ऑफ क्वेश्चन में शामिल है क्या? नहीं, तो इसका दूसरा भी गलत है, तो इसमें कोई भी सही नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि उसने पूछा ही था कि कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकित किए गए सामाजिक व्यक्तिगत गुणों में निम्नलिखित में से क्या नहीं शामिल है? तो इनमें पहले तो शामिल क्या है? स्वच्छता है, सहयोग है तथा अनुशासन है, मतलब कि डिसिप्लिन है। इसमें चित्रकला नहीं है। CCE प्रणाली के बारे में कौन सा एक सही नहीं है? पहला कह रहा है कि यह बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाती है क्या? तो नहीं, ये बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को नहीं बढ़ाती है, तो ये इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। दूसरा कह रहा है कि सामग्री के छोटे हिस्से पर सीखने की प्रगति की पहचान करता है, यस, दूसरा करेक्ट है। उपचारात्मक प्रतिक्रिया भी उपलब्ध कराती है CCE प्रणाली, एंड यह गैर शैक्षणिक योग्यताओं की भी पहचान करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, CCE में कितने परसेंट निर्माणात्मक मूल्यांकन है? तो वो है 40%। नेक्स्ट है, विज्ञान विषयों में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अनुसार कम से कम कुछ रचनात्मक मूल्यांकन का आधार निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? तो हो जाएगा प्रयोगशाला क्रियाकलाप तथा प्रयोग। विद्यार्थियों के शैक्षणिक परीक्षण की विवेचना करते समय अध्यापक को किसका ध्यान रखना चाहिए? उसकी उपस्थिति का। यदि किसी परीक्षा में आपकी क्लास के अधिकांश विद्यार्थी असफल हो जाएं, मतलब कि फेल हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? आपका जो दायित्व होगा वो किस पर डालेंगे? आपकी अपनी ही शिक्षण विधि पर, आपकी अपनी टीचिंग मेथड पर। बच्चों पर उसका दायित्व बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। ठीक है, किसी व्यवसाय में सफलता के संभावित चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं, तो वो व्यक्तिगत क्षमता के मूल्यांकन में। नेक्स्ट है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो हो जाएगा सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? तो विद्यार्थियों का लगातार इवैल्यूएशन करना जरूरी है। जो व्यापक मूल्यांकन होता है वो किसके निर्धारण को सूचित करता है? तो वो शैक्षिक तथा शैक्षिक क्षेत्र के निर्धारण को सूचित करता है। और जो व्यापक मूल्यांकन है यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण या फिर समग्र विकास के आकलन का ध्यान रखता है। और यदि हम आकलन के उद्देश्य की बात करें तो इसमें केवल किसी विशेष विषय में जिसे विद्यार्थी पढ़ रहा है उसके ज्ञान को आंकना नहीं होता है, बल्कि इसमें ज्ञान के अन्य क्षेत्रों जैसे कि कला, शिल्पकला, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और शांति के लिए शिक्षा, उसके जीवन कौशल आदि क्षेत्र में भी उसकी सहभागिता को आंकना शामिल होता है व्यापक मूल्यांकन में। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण रहा है निरंतर तथा विस्तृत मूल्यांकन। नेक्स्ट है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यह बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, तो ये हो जाएगा विद्यालय आधारित आकलन। तो यदि आपका जो असेसमेंट है वो स्कूल में ही हो रहा है, वहाँ के टीचर ही कर रहे हैं, तो क्या होगा? जो टीचर हैं वो अपने स्कूल के बच्चों को बहुत बेहतर जानते हैं। ठीक है, जिसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। पोर्टफोलियो सतत और व्यापक मूल्यांकन का ही एक महत्वपूर्ण माध्यम है। क्यों माध्यम है? क्योंकि यह विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन सही है। पहला कह रहा है कि एक शिक्षक एक पक्षी के व्यवहार के बारे में एक छात्र की लिखित प्रतिक्रिया को सही कर रहा है। तो क्या यह इनफॉर्मल असेसमेंट के अंतर्गत आएगा क्या, अनौपचारिक आकलन के अंतर्गत? नहीं, इसका पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि एक शिक्षक दो छात्रों के बीच एक वार्तालाप सुन रहा है जिसमें उनमें से एक उनके चाचा के घर पर देखे गए पक्षियों का वर्णन कर रहा है। तो क्या यह औपचारिक है, मतलब कि फॉर्मल है? तो यह फॉर्मल नहीं है, यह इनफॉर्मल है। तो यस, इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं। और इसमें पूछा था कौन सा सही है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, नाइदर वन नॉर टू, क्योंकि ये दोनों ही अपोजिट लिखे गए हैं। ये फॉर्मल है एंड ये इनफॉर्मल है। व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इन एजुकेशन। शिक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा है वो क्या होती है, तो अत्यंत छोटे उत्तरों की आवश्यकता वाली एक परीक्षा होती है। इनमें से कौन सी वस्तुनिष्ठ नहीं है, तो कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि जो समझ होती है वो वस्तुनिष्ठ नहीं होती, ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होता। ठीक है, एनालॉजी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ट्रू फॉल्स वाले ये सभी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट है सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में फिल करना है। जैसे कि ज्ञानों और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए किसको सम्मिलित किया जाता है, तो उसमें आता है स्मरण संकेत तथा समीक्षा वाले क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के संकलनात्मक आकलन मतलब कि समेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है, पाठ के अंत में आकलन करना। पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग क्या होता है, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। नेक्स्ट है मानसिक रूप से बच्चे की ऊंचाई और वजन को माप कर क्या किया जाता है, तो उसे कहेंगे कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को तीनों संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा तथा भावनात्मक डोमेन का भी आकलन करना चाहिए। तो ये हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट है मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। पहले तो बात कर रहा है सतत मूल्यांकन की, इसमें क्या होता है, क्या यह सत्र के अंत में ग्रेड दिया जाता है क्या इसमें, तो नहीं, इसका पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि व्यापक मूल्यांकन में मूल्यांकन की नियमितता होती है क्या, तो नहीं, इसका दूसरा भी गलत है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका सही नहीं होता, तो उसमें सत्र जो परीक्षा होती है, जो सेशन एग्जाम होता है वही सही नहीं होता है। रचनात्मक मूल्यांकन में इसमें कार्य देना शामिल है, मौखिक प्रश्न होते हैं एंड प्रश्नोत्तरी खेल होता है। नेक्स्ट है एक स्टेटमेंट है कि मीनाक्षी अपने वर्ग को मैदानी पर्यटन पर ले जाती है और वापस आने के बाद वह अपने शिक्षार्थियों, यहाँ पे मीनाक्षी क्या है, एक टीचर है, तो वह अपने बच्चों से चर्चा करती है। तो इसका सूचितार्थ क्या होगा, क्या कर रही है वो, तो वो शिक्षण के लिए मूल्यांकन कर रही है। नेक्स्ट है जब बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब क्या है कि व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है मूल्यांकन। नेक्स्ट है कह रहा है कि योगात्मक मूल्यांकन कब होता है, तो यह आफ्टर लर्निंग होती है, मतलब कि सीखने के बाद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन सीखने की प्रक्रिया के दौरान ही होता है, तो ये हो जाएगा रचनात्मक, और सीखने के बाद ये हो जाएगा योगात्मक। यूनिट परीक्षा मतलब कि यूनिट टेस्ट और क्लास टेस्ट में जैसे आकलन किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये दोनों ही आते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि जो आकलन होता है वो सीखने के दौरान ही किया जाता है। कोलैबोरेटिव सीखने की प्रक्रियाओं की जांच के लिए कौन से तरीके प्रयोग किए जाते हैं, विच मेथड आर यूज्ड फॉर एग्जामिनिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेस, तो इसमें पहला है कन्वर्सेशन एनालिसिस एंड दूसरा है स्टैटिस्टिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। तो इसके दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं रिलेटेड टू कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेस। कन्वर्सेशन मतलब कि वार्तालाप एंड स्टैटिक मतलब कि सांख्यिकीय प्रवचन विश्लेषण। नेक्स्ट है रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के पैसी टेस्ट में 4 प्रश्न हैं और छात्रों को एक पोस्ट कार्ड, चैपल और पसंद के 200 तथा समस्याओं को लिखने के लिए कहा जाता है, तो कौन से टेस्ट में होगा, तो ये हो जाएगा समस्याओं को देखकर परीक्षण का उपयोग करना, सीइंग प्रॉब्लम यूजेस टेस्ट। सहयोगात्मक मूल्यांकन के बारे में कौन सा एक सही है, पहला कह रहा है कि क्षमता, शक्ति और जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करता है क्या यह, तो यस, इसका पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि केवल मूल्यांकन दृष्टिकोण पर ध्यान देता है क्या, फोकस ओनली ऑन असेसमेंट अप्रोच, तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है।
नेक्स्ट है रचनावादी मूल्यांकन में किन मूल्यांकन रणनीतियों का उपयोग किया जाता है, तो उनमें हम प्रयोग करते हैं ओरल डिस्कशन का, माइंड मैपिंग, प्री टेस्टिंग एंड हैंड ऑन एक्टिविटीज। तो इसके चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसमें शिक्षार्थियों की जरूरतों और उनकी क्षमताओं की बेहतर समझ प्राप्त करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणात्मक मूल्यांकन के लिए एक उपयुक्त उपकरण नहीं है, तो उसमें सेशन मतलब कि सत्र परीक्षा नहीं शामिल है, उसमें है समानुदेशन, मौखिक एंड प्रश्नोत्तरी। एक विद्यार्थी के अवांछनीय व्यवहार को परिवर्तित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा, कि पहले तो उनके कारणों को पता लगाना है, फिर उन्हें उपाय उपलब्ध कराने का प्रयास करना। नेक्स्ट है समेकित समेटिव इवैल्यूएशन के लिए प्रयोग में आने वाला कौन सा यंत्र है, कौन सा टूल है, तो ये हो जाएगा परीक्षण मतलब कि टेस्ट। समेटिव इवैल्यूएशन समेकित मूल्यांकन किया जाता है कब, तो ये सेशन के अंत में किया जाता है। नेक्स्ट है अधिगम प्रगति क्षेत्र नियंत्रित करने वाले मूल्यांकन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं विकासात्मक मूल्यांकन। स्कूल में विद्यार्थियों के लिए समय आबद्ध टाइम बाउंड परीक्षण कार्यक्रम लागू किया जाता है। क्यों लागू किया जाता है, क्योंकि नतीजों के आधार पर नियमित कार्यक्रम को अपनाया जा सके इसलिए। विद्यालय में निबंध प्रकार के प्रश्नों के बावजूद वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों, तो अधिक प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग अलग कक्षाओं के भीतर परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, तो इसमें मानव बुद्धि के बारे में निर्णय लेना नहीं शामिल है। इसमें शामिल है छात्रों के पूर्व ज्ञान का निदान करना, छात्रों को सुधारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना और छात्रों की उपलब्धि के बारे में निर्णय लेना शामिल है। नेक्स्ट है गठनात्मक आकलन मतलब कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन कौन सा टूल उचित नहीं होगा, तो उसमें टर्म टेस्ट मतलब कि शाब्दिक जांच टेस्ट नहीं शामिल है। इसमें है असाइनमेंट, मौखिक प्रश्न तथा प्रश्न मंच और खेल। किस मूल्यांकन में पाठ्यचर्या के अंतिम प्रभावों का मूल्यांकन उसके घोषित उद्देश्यों के आधार पर करते हैं, तो ये हो जाएगा समेटिव असेसमेंट। एंड ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन और टर्म एंड एग्जामिनेशन आर एग्जाम्पल्स ऑफ, तो पाठ्यक्रम परीक्षा की समाप्ति या फिर सत्रांत परीक्षा किसके उदाहरण हैं, तो ये सभी हैं समेटिव असेसमेंट के उदाहरण के। नेक्स्ट है योगात्मक मतलब कि समेटिव मूल्यांकन को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो ये कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने या फिर निर्देश के बाद छात्र के प्रदर्शन का मूल करने की प्रक्रिया के रूप में किया गया है। नेक्स्ट है टीचर को अपने छात्रों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। वे प्रायः किसको संकेत करती हैं, तो ये आवश्यक उपचारात्मक रणनीतियों की ओर संकेत करती हैं। तो इसलिए जो टीचर होते हैं उनको अपने स्टूडेंट की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट है छात्र के अधिगम में अंतराल का निदान करने के बाद क्या करना चाहिए, तो ये उचित उपचारात्मक उपाय करने चाहिए। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं, तो वो यांत्रिक अभ्यास की ओर संकेत करती हैं। नेक्स्ट है भिन्नों का योग पढ़ाते समय अध्यापक ने पाया कि, और यह मैथ्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ही। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि मैम डोमेन नॉलेज करा दीजिए, तो इसमें जो करा रही हूँ क्वेश्चन इन सभी में डोमेन नॉलेज के क्वेश्चन शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तो भिन्नों का योग, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय अध्यापक ने पाया कि सभी विद्यार्थी निम्नलिखित त्रुटि करते हैं, जैसे कि 1/3 + 1/2 = 2/5, ये एक इक्वेशन है। तो इस परिस्थिति में अध्यापक को जो उपचारात्मक कार्य है वो क्या करना चाहिए, तो उसे एलसीएम मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक की संकल्पना को समझने में बालकों की सहायता करनी चाहिए टीचर को, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने क्या किया है, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। और ये नहीं करना चाहिए, तो टीचर को क्या करना चाहिए, पहले एलसीएम के बारे में अच्छे से बताना चाहिए। नेक्स्ट है रेमेडियल टीचिंग, जो उपचारात्मक शिक्षा है इसका हेतु मतलब इसका पर्पज क्या है, तो वो सही तरीके से न पढ़ाई गई भाषा वस्तु को फिर से पढ़ाना। अंग्रेजी के मूल्यांकन में ज़्यादातर विद्यार्थियों को निम्न ग्रेड प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो निम्न ग्रेड प्राप्त करने की वजह का कारण जानने के लिए शिक्षक द्वारा तैयार की गई कसौटी क्या होगी, तो उसे करना चाहिए डायग्नोस मतलब कि निदानात्मक कसौटी, कि आखिर बच्चों के कम अंक आए क्यों हैं, निम्न ग्रेड मिला क्यों है उन्हें।
नेक्स्ट है पढ़ाई से संबंधित विद्यार्थियों की कठिनाइयों का उत्कृष्ट नुस्खा, मतलब कि बेस्ट रेमेडी क्या होती है, तो वो होती है नैदानिक पढ़ाई। बालक की गणित में कमजोरी वाले क्षेत्र का पता लगाने वाली विधि क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है निदानात्मक कार्य। निदानात्मक कार्य में क्या होता है, पहले हम पता लगाते हैं बच्चे की कठिनाई का और फिर उसके बाद उसका उपाय करते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान में सारांशीय मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट का मुख्यतः किस पर फोकस होना चाहिए, तो वे विद्यार्थियों की पढ़ने की कठिनाइयों के क्षेत्रों का निरूपण करना चाहिए। नेक्स्ट है रेमेडियल टीचिंग, मतलब कि प्रतिकारी या फिर उपचारात्मक शिक्षण का संबंध किससे है, तो ये शिक्षण प्रक्रिया में रिक्ति मिटाने से है। नेक्स्ट है अपने विद्यार्थियों की गलतियों का शिक्षकों के द्वारा अध्ययन होना चाहिए। वे अक्सर क्या दर्शाते हैं, तो ये जरूरी उपचारिक कौशल दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से किसके परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भली भांति संचालित किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा निदानात्मक अभिलेख। किस प्रकार का मूल्यांकन पठन की कमियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो वो हो जाएगा नैदानिक मूल्यांकन। नेक्स्ट कह रहा है कि सामग्री और प्रक्रिया पर परावर्तन को फिर से करने के लिए विद्यार्थियों को अपने शिक्षण के बारे में प्रश्न पूछने के लिए सिखाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा सेल्फ क्वेश्चनिंग, मतलब कि स्व प्रश्न पूछना। शिक्षा में मूल्यांकन किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो वो शिक्षण के लिए आकलन के लिए महत्वपूर्ण होता है। आकलन से शिक्षकों को मदद मिलती है किसमें, तो उनकी शिक्षण रणनीतियों की योजना बनाने में मदद मिलती है। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद वहां जांच करता है कि क्या प्रश्न के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं और वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित हैं, तो वो हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा प्रश्न पत्र की वैधता, मतलब कि उसकी वैलिडिटी के बारे में चिंतित है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, अधिगम में अंतराल का निदान तथा उपचार करना, टू डायग्नोज एंड रेमेडी गैप्स इन लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम नैदानिक परीक्षण के लिए सही है। यदि आप डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या सही होगा, उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि पिछले पेपर में छात्रों की गलतियों का पता लगाना और फिर एक परीक्षण बनाना और फिर एक परीक्षण का प्रशासन करना एंड देन समस्याओं के कारणों का पता लगाना, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यदि छात्र नैदानिक परीक्षा के समय शिक्षक को उत्तर देने में असमर्थ होते हैं तो शिक्षक को अपने शिक्षण पर स्वयं विचार करना चाहिए। निम्न में से कौन सा एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण का गुण नहीं होता है, तो अस्पष्टता अगर होगी तो वह एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण का गुण नहीं होगा। अच्छा उपलब्धि परीक्षण कब होगा, जब वह विश्वसनीय होगा, वैलिड होगा तथा उसमें ऑब्जेक्टिविटी होगी। नेक्स्ट है एक स्टेटमेंट है कि परीक्षण वह मापता है जो हम चाहते हैं, तो ये संबंधित है वैधता, मतलब कि वैलिडिटी। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए, वस्तुगत या फिर यथातथ्य होना चाहिए। एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है, तो उसमें द्वि अर्थ मान्यता नहीं होनी चाहिए, उसमें होनी चाहिए विधि मान्यता, विश्वसनीयता तथा वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट कह रहा है कि कुडर रिचर्डसन विधि का इस्तेमाल किसके अनुमान के लिए किया जाता है, तो वो विश्वसनीयता के अनुमान के लिए करते हैं। और रिचर्डसन ने इस विधि के प्रयोग के लिए मुख्य रूप से दो सूत्र दिए थे, KR20 तथा KR21। नेक्स्ट है कह रहा है कि जिस प्रकार से विविधता देने के लिए विविध बनाने के लिए है, उसी प्रकार से क्या स्थिति या फिर गुणवत्ता की निष्पक्षता के लिए तथा सौदे में निष्पक्षता के लिए है, तो हो जाएगा अपक्षपात। तो जिस प्रकार से विविधता का प्रयोग विविधता के लिए किया जाता है और विविध बनाने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार से हम अपक्षपात मतलब कि अनबायस्ड का प्रयोग स्थिति या फिर गुणवत्ता की निष्पक्षता के लिए और सौदे में निष्पक्षता के लिए करते हैं। नेक्स्ट है एक परीक्षण तभी मान्य कहलाएगा जब यह जिसे मापने का दावा करता है उसे मापता है तब। एक विश्वसनीय मनोवैज्ञानिक जांच का आशय क्या होता है, मापन की संगतता। एक मानक परीक्षण विधि में निम्नलिखित में से कौन से गुण अवश्य होने चाहिए, तो उसमें वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए तथा व्यवहार्यता होनी चाहिए। तो एक मानक विधि परीक्षण में वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहार्यता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकता, उद्देश्य पूर्णता, व्यापकता, मितव्ययता, संतुलन, न्याययुक्ता आदि गुण होने चाहिए। एक निष्कर्ष की वैधता को जांचना, ठीक है, यह ब्लूम के वर्गीकरण में किस वर्ग में आएगा, तो यह आएगा मूल्यांकन में।
नेक्स्ट है, कह रहा है कि आगे विश्लेषण में मतलब कि एनालिसिस में यह पाया गया कि एक परीक्षण उन पहलुओं को पर्याप्त रूप से नहीं माप पाया जिनके लिए उसे बनाया गया था। तो परीक्षण की क्या खराब है? तो परीक्षण की वैलिडिटी मतलब कि वैधता खराब है। निम्नलिखित में से कौन तीन के समूह से संबंधित नहीं है? तो इसमें तर्कसंगत, संरचना तथा पाठ्यक्रमी, ये तीनों ही वैधता के भिन्न भिन्न वर्गीकरण हैं। तो इसमें प्रतिदर्श वैधता अलग है, ठीक है, यही हो जाएगा ऑड वन। तो विभिन्न मापन विदों ने वैधता के भिन्न भिन्न वर्गीकरण दिए हैं। इनमें शामिल है तर्क संगत, संरचना, पाठ्यक्रमी या फिर विषयी वैधता, अवयवात्मक, कार्यात्मक और रूप वैधता। वही विद्यार्थी से यदि लगातार समान नतीजे पाए जाते हैं तो अब मूल्यांकन कैसा होगा? विश्वसनीय होगा। मूल्यांकन कैसा होता है? यदि वही मापता है जो उसने सोचा है तो ये हो जाएगा क्या? वैध मतलब कि वैलिड। प्राथमिक आंकड़ों मतलब कि डेटा कितने विश्वसनीय होते हैं? आंकड़ों के संचयन में ली गई उनकी सतर्कता पर निर्भर करेगा कि जो डेटा है वो कितना विश्वसनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रश्न पत्र का निर्माण करने के पश्चात अध्यापक यह जानना चाहता है कि क्या इससे उन विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों का परीक्षण हो जाएगा जो उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए थे। बताइए वह अध्यापक निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है? तो वो हो जाएगी परीक्षण की वैधता से। निम्नलिखित में से कौन से अच्छे परीक्षण की गुणवत्ता नहीं है? तो इसमें अवलोकन नहीं शामिल है, ठीक है। यदि हम बात करें अच्छे परीक्षण की विशेषताओं में तो इनमें आती है। तो यदि हम बात करें एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं की, जिसमें दो तरह की विशेषताएं हैं, पहले तो व्यवहारिक है, दूसरी है तकनीकी। व्यवहारिक में आती है उद्देश्यता, व्यापकता, मितव्ययता, सुगमता, सर्वमान्यता तथा प्रतिनिधित्व। एंड तकनीकी विशेषताओं में है मानकीकरण, वस्तुनिष्ठता, भेदकता, विश्वसनीयता, वैधता तथा मानक। किसी परीक्षण की वैधता तथा विश्वसनीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सही है? इसमें पहला कह रहा है कि जब तक कोई परीक्षण वस्तुनिष्ठ नहीं होगा वह वैध नहीं हो सकता क्या? तो इसका पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि यदि कोई परीक्षण वैध नहीं है तो क्या विश्वसनीय भी नहीं होगा क्या? तो इसका दूसरा भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि कोई परीक्षण यदि मानकीकृत नहीं है तो वह विश्वसनीय भी नहीं होगा क्या? तो इसका तीसरा भी गलत है। फोर्थ कह रहा है कि जब तक कोई परीक्षण विश्वसनीय नहीं होगा वह वैध नहीं माना जाएगा। तो इसका सर्वाधिक सही आंसर है ऑप्शन डी। परीक्षण विनिर्देशन या फिर ब्लूप्रिंट के अनुसार किसी परीक्षण की रचना करने से प्रायः किस चीज में वृद्धि होगी? तो वह विषय वस्तु की वैधता में वृद्धि होगी। उद्देश्य आधारित शिक्षण और परीक्षण के उपयोग में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें सुनिश्चित आकलन वैधता होनी चाहिए, स्पष्ट पाठ्यचर्या परिभाषा होनी चाहिए तथा स्पष्ट अपेक्षित छात्र परिणाम होने चाहिए। इसमें पाठ्यक्रम को लेकर अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, एम्बिग्विटी ओवर सिलेबस नहीं होना चाहिए। अनिश्चित स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की भावात्मक प्रतिक्रिया को गिनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सोशल रिफरेंसिंग। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी मीन्स, विश्वसनीयता का अर्थ क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट, परीक्षण के परिणामों की संगति। नेक्स्ट है कि शिक्षण की गुणवत्ता और बच्चे के समग्र विकास में सुधार लाने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया को विकास के किस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है? तो वो उसके स्कूल एरियाज तथा नॉन स्कूल एरियाज, इन दोनों पर ही ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। और एनसीईआरटी ने 1988 में ही कहा था कि मूल्यांकन आदि का उद्देश्य शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना है। नेक्स्ट है क्लास 4 की शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। तो इन फोल्डरों को क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं पोर्टफोलियो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुराने छात्रों पर ग्रेड के प्रभाव पर अनुसंधान द्वारा समर्थित करता है? तो छात्र पास या फेल प्रणाली की अपेक्षा ग्रेड प्रणाली के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। प्रतिशत रैंक का मतलब क्या होता है? कि समान या फिर कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का रेशियो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आकलन और मूल्यांकन के बारे में सही है? पहला कह रहा है कि एक शिक्षक का 10 से 30% समय आकलन और मूल्यांकन में ही व्यतीत होता है। तो यही आकलन और मूल्यांकन के बारे में सही है। नेक्स्ट है मध्य ग्रेड डिजाइन कार्य पद्धति बिंदु से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि स्कूली शिक्षा में मध्य ग्रेड अंतराल
अन्य उपलब्धि से संबंधित चर के अंतर से संबंधित नहीं होते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो जो सत्य और असत्य प्रकार के प्रश्न होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा सही है? जो पोर्टफोलियो है क्या इससे बच्चों को लिखित कार्य करने की आदत पड़ती है क्या? नहीं, इससे बच्चों की क्रमिक प्रगति के बारे में पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा ICT सूक्ष्म मूल्यांकन पद्धति है? तो हो जाएगी ऑनलाइन असेसमेंट करना। निरपेक्ष और श्रेणीकरण में बच्चों की निष्पत्ति के आकलन का संदर्भ बिंदु क्या होता है? तो वो सामान्य संभावना वक्र के आधार पर निर्धारित मानक। नेक्स्ट है कि अध्यापक के द्वारा बच्चे के सक्रिय व्यवहार का अनवरत वर्णन क्या कहलाता है? तो हो जाएगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड, या फिर इसे ही उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड भी कहते हैं। और यह छात्रों या फिर विषय के शैक्षिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथा सार्थक घटनाओं का एक वस्तुनिष्ठ और सार्थक प्रस्तुतिकरण होता है। ये घटनाएं औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या फिर रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या फिर गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? तो इसमें ग्रेड तथा अंक दोनों ही शामिल है। शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापते हैं? तो छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके। नेक्स्ट है एक स्टेटमेंट है कि मैनहट्टन कॉन्सॉन्स में 5वीं ग्रेड कक्षा में छात्रों को अपने काम की विभिन्न कलाकृतियों को इकट्ठा करने और अपने शिक्षक और उनके माता पिता के लिए क्या कर सकते हैं उसे अपनी नोटबुक में लिखने के लिए कहा जाता है। तो यह किसका एग्जाम्पल है? तो ये हो जाएगा पोर्टफोलियो असेसमेंट का। छात्रों के द्वारा एक निश्चित अवधि में किए गए कार्यों का संग्रह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विभागीय या फिर पोर्टफोलियो। एक शिक्षक अपनी पसंद के एक विशेष क्षेत्र में छात्रों की योग्यता और रुचि जानना चाहता है, तो शिक्षक को किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाना चाहिए? तो उसे करना चाहिए पूर्वाभासी मूल्यांकन, क्योंकि वह छात्रों की योग्यता और रुचि के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा उसका पूर्वाभासी मूल्यांकन। एक शिक्षक यह आकलन करना चाहता है कि एक छात्र गणित प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य के दौरान उपकरणों का उपयोग या फिर संचालन कैसे करता है, तो शिक्षक को किस मूल्यांकन उपकरण का उपयोग करने की आवश्यकता है? तो रहेगी प्रदर्शन या फिर निष्पादन परीक्षण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि परीक्षण का व्यवहारिक उपयोग है? तो यह उस सीमा का मूल्यांकन करने में मदद करता है जिस पर शिक्षक के उद्देश्यों को हासिल किया जा रहा है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। किस प्रकार की परीक्षण सामग्री में छात्रों को लिखने से पहले जानकारी का चयन, व्यवस्थित और एकीकृत करने की आवश्यकता होती है? तो हो जाएगा निबंध परीक्षण में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पहलुओं का आकलन किया जाना है और उपकरण और तकनीकी उनका आकलन करने के लिए आवश्यक है? ठीक है, पहला है कि गणितीय तर्क क्या कहता है कि सामान्य कार्यों के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण का अवलोकन करना शामिल होता है क्या मैथमेटिकल रीजनिंग में? तो यस, इसका पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि गणित के प्रति अरुचि, यह गणित की प्रदर्शनी, पहेलियों और खेलों जैसे विभिन्न गणितीय गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी का अवलोकन करता है। तो यस, इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से छात्रों के कौन से कार्यों को काम में लिया जा सकता है? पहला है कि बच्चों द्वारा पढ़ी गई कहानी की पुस्तकों की सूची को, पत्तियों, वस्तुओं आदि के संग्रह को और बच्चों की स्वतः मूल्यांकन शीट के नमूने को। इसके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। तो जो संचयी रिकॉर्ड कार्ड होते हैं उनको व्यक्तित्व के मूल्यांकन के निम्नलिखित प्रकारों में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं? तो वो हो जाएंगे अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और सब्जेक्टिव मेथड, मतलब कि गैर मानकीकृत परीक्षण या फिर व्यक्ति परक विधि के अंतर्गत आते हैं संचयी रिकॉर्ड कार्ड। और जो संचयी अभिलेख कार्ड होता है ये स्कूलों में शिक्षकों के द्वारा छात्रों के विषय में डेटा एकत्र करने के उद्देश्य से तैयार की गई एक मूल्यांकन टेक्निक होती है। और यह शिक्षार्थियों के बारे में संचयी अभिलेख शिक्षकों, परामर्शदाताओं और अभिभावकों को उपयोगी सूचनाएं भी प्रदान करते हैं। कौन? क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। कलाकृति, प्रयोगशाला रिपोर्ट या फिर रीडिंग लॉग किस प्रकार के आकलन का एग्जाम्पल है? तो ये सभी पोर्टफोलियो असेसमेंट के एग्जाम्पल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गणित में शिक्षार्थी के आकलन की एक टेक्निक हो सकती है? तो प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो एंड एग्जीबिशन पार्टिसिपेशन, ये सभी
मैथ में स्टूडेंट की आकलन की टेक्निक्स हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विद्यालय में संख्यात्मक आंकड़े किसके रूप में हो सकते हैं, तो वो रिपोर्ट कार्ड के रूप में हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ई पोर्टफोलियो आकलन का सही अभिलक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई पोर्टफोलियो असेसमेंट? पहला कह रहा है कि यह केवल संकलनात्मक आकलन के लिए जानकारी प्रदान करता है क्या? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर ओनली समेटिव असेसमेंट? तो नहीं, इसका ऑप्शन ए ही गलत है और इसमें यही पूछा था। दूसरा कह रहा है कि पोर्टफोलियो छात्रों के वर्तमान में चल रहे कार्यों के नमूने प्रदान करते हैं, तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है और इसमें यही पूछा था कि कौन सा ई पोर्टफोलियो का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट है इंटरव्यू इज द टूल एंड टेक्निक्स ऑफ, तो जो साक्षात्कार होता है ये किसका उपकरण तथा तकनीकी होती है, तो ये हो जाएगा असेसमेंट मतलब कि आकलन का। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्यार्थी किन उपकरणों से वास्तविक परिस्थिति का लगभग प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकता है, तो हो जाएगा सिचुएटिंग टूल्स के द्वारा। तो सिचुएटिंग टूल्स के द्वारा विद्यार्थियों के सामने घटित हो रहे जो कार्य हैं, जो दृश्य हैं, उनका अनुभव प्रत्यक्ष मतलब कि डायरेक्ट सीधे रूप से विद्यार्थी को देखने तथा समझने को मिलता है, जिससे वह सफलतापूर्वक उसका अवलोकन करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अवलोकन कौशल शामिल नहीं है? तो बर्ड का ऑब्जर्वेशन करना, मैप ऑफ द फोर्ट एंड फोटोग्राफ्स ऑफ द फोर्ट, इन सभी में तो ऑब्जर्वेशन स्किल शामिल है लेकिन म्यूजिक में नहीं है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। पारंपरिक परीक्षा प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कम महत्व दिया जाता है, तो ये हो जाएगा अफेक्टिव मतलब कि भावात्मक को। किसको दिया जाता है ज़्यादा, और ये किस पर बात कर रहा है? ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसमें कॉग्निटिव, साइकोमोटर तथा होलिस्टिक पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और ये ट्रेडिशनल की बात कर रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक छात्र के काम का व्यवस्थित संगठित संग्रह है जो एक विशिष्ट अवधि को कवर करता है, तो हो जाएगा पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है पर्यवेक्षक समूह में अपनी उपस्थिति के बिना समूह को दूर से निष्क्रिय रूप से देखता है, तो ऐसी प्रक्रिया किसमें होती है? तो ये होती है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि समूह में उपस्थित नहीं है और बिना उपस्थित हुए दूर से देख रहा है, तो क्या हो जाएगा? नॉन पार्टिसिपेंट मतलब कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा लेकिन वो दूर से ही ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक करेक्ट बताना है? पहला कह रहा है कि अंक देना ग्रेड देने से ज़्यादा उपयोगी होता है क्या? नहीं। आकलन मूल्यांकन से ज़्यादा अधिक व्यापक होता है क्या? असेसमेंट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन इवेल्युएशन, नहीं, दूसरा भी गलत है। मूल्यांकन ज़्यादा व्यापक होता है एज कंपेयर टू असेसमेंट। थर्ड कह रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में बच्चों को कार्य प्रक्रिया से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, तो यस, इसका तीसरा सही है। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें, तो निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है? तो शिक्षक क्या कर रहा है? स्टूडेंट को कुछ मानदंड दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि वो उन मानदंडों पर आधारित अपनी जो परियोजना है उनका असेसमेंट करें, खुद से करें, तो ये क्या हो जाएगा? सेल्फ असेसमेंट हो रहा है, क्योंकि टीचर बच्चों से खुद असेसमेंट करने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट है प्रयोग करना, यह आकलन का एक संकेतक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका होगा? तो हो जाएगी हस्तपरक गतिविधि। क्यों? क्योंकि जो प्रयोग संबंधी आकलन है इसके माध्यम से विद्यार्थियों की क्रियात्मकता और रचनात्मकता का आकलन किया जाता है तथा इससे स्वयं करके सीखने का भी अवसर मिलता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संबंध में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? तो बताना है जो शैक्षिक प्रक्रिया के मूल्यांकन है उसके संबंध में कौन सा एक करेक्ट होगा कि क्लास 8 तक विद्यार्थियों को फेल न किए जाने के प्रावधान के कारण ही क्या विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं? परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है। थर्ड कह रहा है कि बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना शामिल है, या फिर क्लास 8 तक विद्यार्थियों को फेल नहीं करने के प्रावधान के कारण ही देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि बच्चों को फेल पास करना, ये एक्चुअली में जो व्यवस्थागत विफलताएं हैं उनको बच्चों के सिर मढ़ना होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब आकलन क्या हो? अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, फॉर्मली किया जा रहा हो। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, बताना है ऊपर दिए उत्तरों से क्या होगा। पहला तो है मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है।
दूसरा है कि मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया है। थर्ड वन इज मेरी शक्तियाँ क्या थी, या फिर फोर्थ कह रहा है कि मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो ये क्वेश्चंस हैं। तो इन चारों प्रकार के जो प्रश्न हैं इनके उत्तरों से क्या होगा कि इसमें बच्चों और शिक्षकों इन दोनों का ही स्व आकलन मतलब कि सेल्फ असेसमेंट होगा इन सभी क्वेश्चंस से। नेक्स्ट है स्कूली अंतर के बीच शिशुओं के लिए स्कूली प्रभावशीलता का आकलन करने का सबसे आम तरीका कौन सा है, तो वो हो जाएगा सांख्यिकी नियंत्रण। शिक्षार्थी मतलब कि स्टूडेंट के स्व विनियमन का तात्पर्य क्या होता है कि अपना अधिगम स्वयं मॉनिटर करने की उसकी योग्यता होती है, किसकी, बच्चे की। आकलन को उपयोगी और रुचिकर प्रक्रिया बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, तो विद्यालयी तथा सहविद्यालयी सीमाओं में छात्र के अधिगम के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए जो विविध तरीके हैं इनका उपयोग करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा, तो विद्यालयी और सहविद्यालयी जो सीमाएं होती हैं इनमें छात्र के अधिगम के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए जो विविध तरीके हैं इनके उपयोग करने में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है विश्लेषण मतलब कि एनालिसिस। नेक्स्ट है मापन का पहला चरण क्या होता है, तो वो निर्णय लेना कि आखिर मापना क्या है। ठीक है, तो पहले तो हम यही डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ का मापन करना है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि इसको ध्यानपूर्वक अन्याय को रोकने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए, तो हो जाएगा आकलन रणनीति। नेक्स्ट है यह खुलेआम देखा गया है कि क्या मापन में बहुत ज़्यादा उलझाता है, तो हो जाएगा इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है प्रेरणा ही मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य है, तो प्रेरणा ही मूल्यांकन का मूल उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर लिखने की जगह जब विद्यार्थी को आमने सामने साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू के माध्यम से प्रश्न दिए जाते हैं तो वो क्या करेगा, तो वो कहलाएगी अनुसूची। नेक्स्ट है मानसिक कौन से विचार के द्वारा निष्पक्ष प्रशंसा मूल्य का रवैया अपनाया जा सकता है, तो मानसिक मापन के विचार के द्वारा। किसी का मूल्य व कीमत मालूम करने की प्रक्रिया कहलाती है मूल्यांकन मतलब कि एवेल्युएशन। एंड ब्रेकफील्ड तथा मॉडोक के अनुसार मूल्यांकन किसी सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मानदंड के संबंध में किसी घटना को प्रतीक आवंटित करना है जिससे उस घटना का महत्व या फिर मूल्य ज्ञात किया जा सके। नेक्स्ट है छात्र की प्रगति और कमजोरियों के बारे में उनके शिक्षकों और माता पिता को जानकारी प्रदान करने के लिए स्कूल को क्या रखना चाहिए, तो उसे रखना चाहिए संचयी रिकॉर्ड मतलब कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। नेक्स्ट है कह रहा है कि ये उदाहरण किस श्रेणी से संबंधित हैं, तो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे कि सर्वाधिक प्रभावी समाधान चुनें, सबसे योग्य उम्मीदवार को सेवा में रखें और नए बजट को स्पष्ट करें और न्यायोचित सिद्ध करें। तो ये एग्जाम्पल किस श्रेणी में आएंगे, तो ये आएंगे इवैल्यूएशन की श्रेणी में। किस आकलन टेक्निक का उपयोग प्रौद्योगिकी की सहायता से किया जा सकता है, तो वो हो जाएगी चर्चा, बहस, संगोष्ठी तथा रोल प्ले, इन सभी का। निम्नलिखित में से किसकी संप्राप्ति वस्तुनिष्ठ मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप के परीक्षण मदों का प्रयोग करने में नहीं की जाती है, तो हम समस्या समाधान योग्यता जो है इसका वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण मदों में प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, और यदि हम वाक्यों की बात करें तो विषय वस्तु का व्यापक विस्तार, उच्च कोटि की विश्वसनीयता तथा समंकन प्रक्रिया में जो वस्तुनिष्ठता है इन सभी में हम वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण मदों का प्रयोग करते हैं लेकिन समस्या समाधान योग्यता में नहीं करते। नेक्स्ट है सत्य एंड असत्य मतलब कि ट्रू एंड फॉल्स परीक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है कि इसका व्यापक परिदर्शन। प्रक्षेपीय टेक्निक किसके मापन में उपयोगी होती है, तो वह व्यक्ति की प्रभावशाली भावना, संघर्ष, आवश्यकता, सामान्यतया व्यक्तियों की भावना अनजाने मन से संग्रहण करने में उपयोगी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति की एक सही जोड़ी नहीं है। ठीक है, बताना कौन सा नॉट करेक्ट है। पहला तो है ट्रेडिशनल जो कि पारंपरिक है, इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट व्यूड एज पैसिव रिसेप्शनिस्ट ऑफ असेसमेंट। तो पारंपरिक मूल्यांकन में क्या होता है कि छात्र को मूल्यांकन के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में देखा जाता है क्या, तो पहला तो ये सही है। दूसरा है कोलैबोरेटिव में क्या होता है कि पाठ्यक्रम से संबंधित मूल्यांकन प्रक्रिया होती है, तो यस इसका सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड कह रहा है कि सहयोगात्मक में क्या होता है, चिकित्सा मॉडल पर आधारित होता है क्या, कोलैबोरेटिव नहीं, तो इसका सी गलत है, इसका सही है बी। ठीक है, क्योंकि कोलैबोरेटिव जो है ये असेसमेंट प्रोसीजर रिलेटेड टू करिकुलम होता है इसमें। एंड ट्रेडिशनल में क्या होता है कि पारंपरिक या मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में से एक है, यह
तो इसका सभी सही है, ओनली सी गलत है। तो सहयोगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, ये पाठ्यक्रम से संबंधित मूल्यांकन प्रक्रिया होती है और ये छात्रों के छोटे समूह एक साथ काम करते हैं इसमें। नेक्स्ट है गुबा तथा लिंकन 1981, इनका सुझाव है कि मूल्यांकन 5 प्रकार की जानकारी उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी उस प्रकार की है? ठीक है, पहला तो है इन्फॉर्मेशन अबाउट वैल्यूज़, तो ये मूल्यों के बारे में जानकारी देता है, बिल्कुल। योग्यता के मानक के बारे में जानकारी देता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टैंडर्ड टू मेरिट्स। एंड थर्ड कह रहा है कि प्रासंगिक मुद्दों के बारे में जानकारी देता है। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक परीक्षाओं के बारे में सही है? यह याद करने की क्षमता पर ध्यान देते हैं, फोकस ऑन द कैपेसिटी टू मेमोराइज, बिल्कुल सही है। मॉडर्न डे एग्जामिनेशन एंड सेकंड कह रहा है कि फोकस ऑन द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, जो उत्पादन की क्षमता है इस पर ध्यान देते हैं। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से किस मापदंड पर स्व आकलन या फिर आकलन के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो इसमें हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन तथा स्ट्रेस, इन दोनों पर। निम्न में से किस रूप में सीखने के लिए आकलन के भाग के दृष्टिकोण सीखने में कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द असेसमेंट इन अ लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग? तो इसमें पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट शामिल होता है, इंटीग्रेटेड असेसमेंट भी होता है, साथ ही स्टूडेंट एंड टीचर्स एग्री ऑन फीडबैक टाइम फ्रेम्स। तो यस, इसके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है बच्चों के संबंध में आकलन की जानकारी एकत्र करते समय हमें निम्नलिखित में से कौन से पॉइंट अपने दिमाग में रखने चाहिए? पहला कह रहा है कि बच्चे का आकलन करते समय जानकारी एकत्र करने के क्या स्रोत हो सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। सोर्सेज के बारे में ध्यान में रखना चाहिए, किस तरह से जानकारी एकत्रित की जा रही है उसके बारे में ध्यान में रखना चाहिए, एंड किस तरह की जानकारी एकत्रित की जा रही है। ठीक है, किस तरह से की जा रही है और कौन सी जानकारी की जा रही है। ठीक है, तो इसके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से या जोड़े में अपने स्वयं के कार्यों की जांच करने के अवसर प्रदान करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेल्फ असेसमेंट। मूल्यांकन की गई वस्तु उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन सही नहीं है? ठीक है, पहला कह रहा है कि गणितीय तर्क, इसमें समूह में अंतःक्रिया का प्रेक्षण किया जाता है क्या? तो यस, ये तो पहला सही है गणितीय तर्क के बारे में। दूसरा कह रहा है कि समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय ज्ञान का उपयोग करना, क्या यह प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में आएगा क्या? तो यस, इसका दूसरा भी करेक्ट है, लेकिन इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल इवेल्युएशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो शैक्षिक मूल्यांकन है इसके कौन से पहलू हैं? तो इसमें शामिल होती है उसकी सामग्री, उसके सीखने के मकसद, शिक्षण गतिविधियां तथा मूल्यांकन की प्रक्रियाएं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न मुख्य वैधता को संदर्भित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिफर टू फेस वैलिडिटी? फेस वैलिडिटी की बात कर रहा है, तो क्या मूल्यांकन मद उचित प्रतीत होते हैं? डू द असेसमेंट आइटम्स अपीयर टू बी अप्रोप्रिएट? तो इसका हो जाएगा आंसर डी, यही क्वेश्चन जो है वह मुख्य वैधता को रेफर करता है, मतलब कि फेस वैलिडिटी को। साक्षात्कार और केंद्रित समूह चर्चाएं किस प्रकार की मूल्यांकन टेक्निक के अंतर्गत आती हैं? तो ये आती है सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक के अंतर्गत। और सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक में क्या होता है, ये डेटा एकत्र करने के तरीकों का वर्णन करती है, जहां पर प्रतिभागी प्रयोगकर्ता के हस्तक्षेप के बिना ही स्वतंत्र रूप से अपने बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। और यह टेक्निक अक्सर अवलोकन, मतलब कि ऑब्जर्वेशन, अध्ययन और प्रयोगों में प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के तरीके के रूप में उपयोग की जाती है। और इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप डिस्कशन आदि ये सभी स्व रिपोर्ट तकनीक के मूल्यांकन में प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्वास और पूर्वानुमान वास्तविक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं और अभ्यासों को प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा प्रोसेस ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन, कक्षा की परस्पर क्रिया की प्रक्रिया, साथ ही मोड्स ऑफ इवोल्यूशन, मतलब कि मूल्यांकन के तरीके। ये दोनों ही जो वास्तविक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हैं इन दोनों के अभ्यासों को प्रभावित करती हैं, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला कह रहा है कि गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए अंक देने की तुलना में ग्रेड देना अधिक उपयोगी है क्या? यस, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि कार्य शिक्षा योजना में मूल्यांकन अप्रेरक होता है क्या, मतलब कि डीमोटिवेटिंग होता है इवैल्यूएशन
इन वर्क तो नहीं, डीमोटिवेटिंग नहीं होता है, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है। थर्ड कह रहा है कि वर्क एजुकेशन प्रोग्राम इज टू डेवलप यूजफुल लाइफ स्किल्स। तो कार्य शिक्षा जो कार्यक्रम है यह उपयोगी जीवन कौशल विकसित करता है। यस, करेक्ट है। डी कह रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया इस प्रकार होनी चाहिए कि बच्चे काम करना सीखें और ज्ञान को प्राप्त करें। तो इसका डी भी करेक्ट है, इसका गलत है ओनली बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि मूल्यांकन की पद्धति के संबंध में सही नहीं है। पहला कह रहा है कि पीयर असेसमेंट, क्या यह गार्जियन असेसमेंट है, मतलब कि सहकर्मी मूल्यांकन, अभिभावक मूल्यांकन है क्या? तो नहीं, इसका ऑप्शन ए ही गलत है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि व्यक्तिगत आकलन, मतलब कि एक सम्मिलित बच्चे के द्वारा की गई गतिविधि होती है इंडिविजुअल असेसमेंट, एक्टिविटी डन बाय ए इंक्लूडेड चाइल्ड। तो पहला दूसरा तो सही है। सी कह रहा है कि सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, पर्सनल असेसमेंट, मतलब कि अपना व्यक्तिगत मूल्यांकन, ये भी करेक्ट है। एंड ग्रुप असेसमेंट क्या होता है, कोऑपरेटिव असेसमेंट होता है, ना कि गार्जियन असेसमेंट। तो इसका डी भी करेक्ट है, इसका गलत है ओनली ए। तो जो पीयर असेसमेंट होता है, सहकर्मी मूल्यांकन, इसमें क्या होता है, यह एक सहपाठी आकलन होता है, मतलब कि सेल्फ असेसमेंट होता है। नेक्स्ट है व्हाट डज असेसमेंट रेफर्स टू, जो आकलन है, आकलन से क्या तात्पर्य है? तो यह विभिन्न उपकरणों के माध्यम से डेटा का संग्रह और विभिन्न स्रोतों से साक्ष्य एकत्र करना ही कहलाता है आकलन, यानी कि असेसमेंट। कलेक्शन ऑफ डेटा एंड गैदरिंग एविडेंसेस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज थ्रू डिफरेंट टूल्स। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है OBPTA मॉडल का फुल फॉर्म बताना है। तो OBPTA स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग, टीचिंग एंड असेसमेंट। नेक्स्ट है अधिगम के आकलन में कितने चरण होते हैं? तो इसमें होते हैं 2 चरण। पहला होता है रचनात्मक एंड दूसरा होता है योगात्मक। रचनात्मक क्या होता है, जो कि सीखने की प्रक्रिया से पहले और उसी के दौरान होता है। एंड योगात्मक मतलब कि समेटिव क्या होता है, जो कि सीखने के चक्र में प्रमुख खंडों के अंत में या फिर समाप्ति पर होता है। ठीक है, जैसे कि ईयरली एग्जाम्स। नेक्स्ट है सोशियोमेट्री इज एन इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ। तो ये पीयर असेसमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टूल है, स्व आकलन का नहीं है, ये है पीयर असेसमेंट का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि धीमे, औसत और तीव्र शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन के समान तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए क्या? नहीं। सेम मेथड ऑफ एवोल्यूशन शुड बी यूज्ड फॉर स्लो, एवरेज एंड फास्ट लर्नर। तो नहीं, सबके लिए सेम मेथड नहीं यूज करना चाहिए एवोल्यूशन का, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सेल्फ एवोल्यूशन, पीयर एवोल्यूशन एंड ग्रुप एवोल्यूशन शुड ऑल्सो बी मेड अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस। तो जो स्व मूल्यांकन, समकक्ष मूल्यांकन और समूह मूल्यांकन है, इसको भी मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। यस, इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है क्लास 5th का एक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य परस्पर निर्भरता और संबंधों में सामंजस्य की अवधारणा को सिखाने के लिए जो बच्चे हैं उनको एक भूमिका, मतलब कि रोल प्ले करने के लिए कह रहा है। और कौन सा, क्लास 5th का एक टीचर। ठीक है, तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उसके लिए भूमिका अभिनय, मतलब कि रोल प्ले की गुणवत्ता निर्धारित करने में सहायक होगा? तो हो जाएगी समाज मिति, मतलब कि सोशियोमेट्री। नेक्स्ट है मूल्यांकन की टेक्निक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो पहला है ऑब्जर्वेशन, मतलब कि फाइंडिंग न्यू डिस्कवरीज, क्या? नहीं। दूसरा कह रहा है कि इंटरव्यू, मतलब कि नोइंग द बिहेवियर। तो यस, इसका दूसरा करेक्ट है। नेक्स्ट है कौन सी प्रश्न की एक सूची है जिसे छात्रों या फिर शिक्षकों के द्वारा पूरा किया जाता है? तो ये हो जाएगी क्वेश्चनरी, मतलब कि प्रश्नावलियाँ। नेक्स्ट है अवलोकन, अंतःक्रिया और साक्षात्कार किस प्रक्रिया के उपकरण और टेक्निक हैं? तो ये सभी एवोल्यूशन के टूल्स हैं। क्लास में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय क्या है? तो क्लास में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप ही लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। किसी कक्षा में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए। ठीक है, यह एक स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन सा विकल्प जो कि इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है? तो क्लास में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए, इसका मतलब क्या होगा? इससे क्या होगा कि बच्चों को सीखने और सिखाने का वातावरण प्रदान करेंगे ये, बिल्कुल। इससे क्या होगा, शैक्षिक वातावरण को बनाने में भी हेल्प मिलेगी। एंड उससे बच्चे उसकी सामग्री, और इससे जो है बच्चे उसकी सामग्री से सीखने का भी प्रयास करेंगे। ये भी करेक्ट है। डी कह रहा है कि बच्चों के कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती है क्या? नहीं, इसका डी गलत है, इसका सही है ए, बी एंड सी। नेक्स्ट है श्याम फलक तालीम को कौन सी श्रेणी या फिर समूह में समाविष्ट किया जाता है? तो ये हो जाएगी दृश्य साधन में। तो दृश्य साधन के प्रयोग से ज्ञान प्रत्यक्षीकरण के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है,
इस प्रकार के साधनों में आता है क्या? मॉडल, चार्ट, ग्राफ, मानचित्र मतलब कि मैपिंग, बुलेटिन बोर्ड, फ्लेनल बोर्ड, संग्रहालय, म्यूजियम, मैजिक लैंटर्न, स्लाइड्स एंड वास्तविक पदार्थ। नेक्स्ट है इनसेट 1B प्रक्षेपण कब किया गया था? 30 अगस्त 1983। नेक्स्ट है यूनेस्को सैटेलाइट निर्देशित टेलीविजन कार्यक्रम प्रथम बार कब उपयोग किया गया था? यह किया गया था 1965 में। और सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट मतलब कि साइट, ये 1975 में भारत के द्वारा शुरू किया गया था। एक प्रयोगात्मक उपग्रह संचार थी और इसे इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया था, साथ ही नासा के द्वारा भी। नेक्स्ट है एक अध्यापक लिखना सिखाने के लिए अखबार की एक रिपोर्ट उपयोग में ला रहा है, तो लिखने के लिए इस तरह की जो सामग्री उपयोग की जा रही है उसे कहेंगे हम बाहरी सामग्री, क्योंकि वो बाहर से ही तो ला रहा है। ठीक है। एक टीचर अपने अध्यापन में श्रव्य दृश्य सामग्री का सहयोग और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करवाते हैं। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ऑडियो लिंगुअल पद्धति, जो कि सेना पद्धति भी के नाम से भी जानी जाती है। इसको त्वरित ग्रहण मतलब कि रैपिड एक्विजिशन करने में क्या रिजल्ट मिलेगा? इससे हो जाएगा क्या? बोलने और सुनने का कौशल मिलेगा। भारत में शिक्षा विभिन्न स्तरों के गुणवत्तापूर्ण डिजिटल विषय सूची तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों में क्या शामिल है? तो इनमें भारत सरकार का साक्षात पोर्टल शामिल है, प्रौद्योगिकी के बल पर बेहतर सीखने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम है, सीखने और ऑनलाइन शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया शैक्षणिक संसाधन भी शामिल है। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है अध्यापक के द्वारा श्रव्य दृश्य साधनों को किस रूप में समझना चाहिए? तो हो जाएगा परंपरागत अध्यापन के अनुकल्प के रूप में। शिक्षक किसके लिए शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं? तो वो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है एक रिसर्च से पता चल रहा है कि हमारी पढ़ाई का कितना % श्रव्य तथा श्रवण दृश्य तथा श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण होता है? तो हो जाएगा 85%। निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्टर सहायक सामग्री नहीं माना जाता है? तो इसमें ब्लैक बोर्ड नहीं है। प्रोजेक्टर सहायक सामग्री कौन सी है? स्लाइड प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है तथा एपिडियास्कोप है। नेक्स्ट है कौन सी शिक्षक की एक अनुदेश सामग्री है? तो वो हो जाएगी पूरक सामग्री। श्यामपट्ट का प्रयोग किस शिक्षण सामग्री के रूप में करते हैं? तो हो जाएगी दृश्य सामग्री की। सिर्फ उसे देख सकते हैं, ठीक है, सुन नहीं सकते। TLM का उपयोग किसके लिए करना चाहिए? तो वो अधिगम को सरल बनाने के लिए। देश की इंटरैक्टिव उपग्रह आधारित दूरस्थ शिक्षा प्रणाली जो कि श्रव्य दृश्य माध्यम का उपयोग करती है, इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं एडुसैट के नाम से। नेक्स्ट है कौन सी स्थानीय सामग्री का एक एग्जाम्पल है जिसका उपयोग छात्रों को पर्यावरण के बारे में जानकारी देने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएंगी कलाकृतियाँ। नेक्स्ट है कौन सी कक्षा थिएटर के लिए आसान पाठ्य सामग्री है? तो ये हो जाएगी कहानियाँ। ठीक है, कहानियाँ वाली क्लास। श्रव्य दृश्य सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अधिगम अनुभव के कुछ पक्षों को स्पष्ट करना होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किस लिए करते हैं? तो अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए। कक्षाओं में शिक्षण यंत्रों को किसने लोकप्रिय किया था? तो ये हो जाएंगे स्किनर। नेक्स्ट है थिएटर में घटनाओं को प्रदर्शित की जा सकने वाली क्रियाओं को अनुवादित किया जाता है, जबकि जो वृत्तांत होता है मतलब कि नरेशन होता है, इसमें घटनाओं को कैसे प्रस्तुत किया जाता है? तो इसमें मौखिक तथा लिखित इन दोनों ही रूप में। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली शिक्षण की टेक्निक नहीं है? तो इसमें मानस चित्र नहीं शामिल है। ठीक है, इसमें शामिल है पहेलियां, अक्षरों में घालमेल एवं शब्द निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सूचना टेक्निक का लाभ नहीं है? तो सूचनाओं का पता लगाना, यही सूचना टेक्निक का लाभ नहीं है। ठीक है, सूचना टेक्निक से हम सूचना की पुनर्प्राप्ति कर सकते हैं, सूचना का संरक्षण कर सकते हैं, ज्ञान का विस्फोटक कर सकते हैं। कौन सी शिक्षक सीखने की विधि को शिक्षण अधिगम विधि में शिक्षक द्वारा प्रयोग को अनुमान किया गया है? तो ये हो जाएगी एपिडेस्कोप मतलब कि पारापार चित्रदर्शी। निम्नलिखित में से क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रयुक्त श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है? तो इसमें ग्राफ्स नहीं शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की अधिगम सामग्री है? तो इसमें हो जाएगी विजुअल कंटेंट, टैक्टाइल स्पर्शनीय वाले जो कंटेंट होते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तथा यूजिंग द सराउंडिंग एनवायरनमेंट मतलब कि आसपास के वातावरण का उपयोग करना, यूजिंग द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो इसके चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायता दृश्य सहायता नहीं है? तो इसमें फिल्म्स नहीं है, इसमें है स्लाइड, ब्लैक बोर्ड एंड चार्ट। निम्नलिखित में से किस कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रयुक्त ऑडियो सहायक नहीं है? तो मॉडल क्लास में नहीं होगा। और यदि हम बात करें श्रव्य साधनों की, तो श्रव्य में आता है रेडियो, ग्रामोफोन तथा टेलीफोन। दृश्य में आता है श्यामपट, चित्र, मॉडल एंड मानचित्र मतलब कि मैपिंग। और श्रव्य दृश्य इन दोनों में ही आता है चलचित्र मतलब कि फिल्म, नाटक तथा स्मार्टफोन। निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य श्रव्य सामग्री का एक एग्जाम्पल है जिसका उपयोग कपास उद्योग के बारे में किया जाता है? पहला कह रहा है कि कपास उद्योग के बारे में पढ़ाते समय उद्योग के विभिन्न चरणों को दर्शाते हुए छात्रों को शिक्षक एक वीडियो क्लिपिंग दिखा रहा है। तो यस, पहला सही है। इससे बच्चे क्या कपास उद्योग के बारे में जानेंगे। दूसरा कह रहा है कि कपास उद्योग के औद्योगिक केंद्रों के स्थानों को दिखाने वाले चित्रों और मानचित्रों के साथ एक चार्ट का उपयोग करना। तो ये दूसरा यूजफुल नहीं होगा। थर्ड कह रहा है कि कपास के विभिन्न उपयोगों पर छात्रों के बीच एक चर्चा आयोजित करेंगे। तो क्या बच्चे कपास के उद्योग के बारे में जानेंगे? तो इसका सी भी गलत है, इसका सही है ओनली 1। नेक्स्ट है, एक कौन से कागज या फिर बोर्ड का एक बड़ा टुकड़ा होता है जिसे चित्र पर चिपका कर एक पोस्टर या चित्र बनाया जाता है? तो हो जाएगा कोलाज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन्हें किसी भी शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करते समय विचार किया जाना चाहिए? ठीक है, तो इसमें शामिल है एज अप्रोप्रिएट, लेवल अप्रोप्रिएट, अवेलेबिलिटी तथा क्रिएटिव यूज। उचित आयु, उचित स्तर, उपलब्धता एंड रचनात्मक उपयोग, इन सभी पर विचार किया जाना चाहिए। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित शैक्षिक संसाधनों में से कौन सा स्कूल स्तर पर उपलब्ध है? तो इसमें हो जाएगी लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, गार्डन तथा प्लेग्राउंड, ये सभी स्कूल में अवेलेबल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंशिक रूप से 3D पूर्ण आकार की प्रतिकृति या फिर किसी परिदृश्य के पैमाने का मॉडल है जो कि आमतौर पर शिक्षा या फिर मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए ऐतिहासिक घटनाओं, प्रकृति के दृश्य आदि को दर्शाता है? तो हो जाएगी डायरोमा मतलब कि चित्रावलियाँ। डिजिटल वीडियो के प्रभावी कक्षा उपयोग के लिए क्या सुझाव हैं? तो पहला कह रहा है कि वेबसाइट या फिर मीडिया आदि से स्वयं को परिचित कराना, यस। दूसरा कह रहा है कि प्रदर्शन से पहले सीक्वेंस को कई बार देखना ताकि आप जान सकें कि कब रुकना है। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या आवश्यकता होती है? तो नई अवधारणाओं को सीखना आसान हो जाता है इससे। वे प्रभावी स्व अधिगम के लिए भी आवश्यक होती हैं एंड ये बहुग्रेड और बहुस्तरीय स्थितियों में वे शिक्षकों को कक्षाओं का प्रभावी प्रबंधन करने हेतु महत्वपूर्ण सहायता भी प्रदान करती हैं। तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है रिलेटेड टू शिक्षण अधिगम सामग्री। नेक्स्ट है, एक अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? सामग्री का उपयोगितावादी मूल्य होना चाहिए। टीएलएम के हल्के, वजन, सुरक्षित और मजबूत होने चाहिए। एंड टीएलएम की परिचितता नए अवधारणाओं को पेश करने में मदद करेगी। मतलब कि द मटेरियल शुड हैव यूटिलिटेरियन वैल्यू, द टीएलएम शुड बी लाइट वेट, सेफ एंड स्टर्डी एंड फेमिलियरिटी ऑफ टीएलएम विल हेल्प टू इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट्स। तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, टीएलएम स्टैंड फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो ये जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, डिजिटल वीडियो के प्रभावी कक्षा उपयोग के लिए क्या सुझाव होंगे? तो पहला तो ये है कि सुनिश्चित करें कि हर कोई फिल्म सुन और देख सकता है। एंड दूसरा है कि सुनिश्चित करें कि बच्चों को पता है कि उन्हें क्या देखना है और क्या करना है। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य समर्थन है? तो इसमें हो जाएंगी पपेट्स मतलब कि कठपुतलियाँ तथा फ्लैश कार्ड एंड गेम्स, दोनों ही। संसाधनों के बारे में शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय इनमें से किस नमूने का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसमें स्पेसिमेंस ऑफ सॉइल्स मतलब कि मृदा के नमूने का प्रयोग कर सकते हैं। एंड मिनरल्स मतलब कि खनिज के नमूने का प्रयोग कर सकते हैं। एंड कृषि उत्पाद के नमूनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चक्षु सहायक है, आई सपोर्टर है? तो इसमें जाएगा मास्क तथा मैग्नेट, दोनों ही। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अधिगम सामग्रियां वास्तविक वस्तुओं या फिर आदर्शों के रूप में हैं जो कि अवधारणाओं को बहुत स्पष्ट करती हैं? तो हो जाएंगे टेक्टाइल मटेरियल मतलब कि स्पर्श सामग्रियां।
नेक्स्ट है कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग का कौन सा तरीका सही ढंग से जोड़ा गया है। तो पहला कह रहा है कि इसमें ड्रिल एंड अभ्यास में क्या होता है, प्रयोगात्मक डेटा का विश्लेषण करने की अनुमति देता है क्या, तो पहला गलत है इसमें। दूसरा कह रहा है कि ट्यूटोरियल मोड में क्या होता है, सूचना और व्याख्यात्मक सामग्री छोटे खंडों में प्रस्तुत की जाती है, तो यस इसका दूसरा करेक्ट है। डेटा विश्लेषण में क्या होता है, थर्ड कह रहा है कि डेटा एनालिसिस, क्या यह प्रश्न उत्तर प्रकार का कार्यक्रम है, तो नहीं, इसका तीसरा भी गलत है, इसका सही है ओनली सेकंड। तो ड्रिल एंड अभ्यास सेशन में क्या होता है कि इसमें कंप्यूटर पर वस्तुओं को खींचना, मापना और व्यवस्थित करना जैसी एक्टिविटीज संभव होती हैं इसमें, और ये आमतौर पर कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में लंबे उत्तर लिखने से बचा जाता है। डेटा विश्लेषण क्या होता है, डेटा एनालिसिस या कंप्यूटर को संसाधन सामग्री खोजने के लिए महत्वपूर्ण कार्य प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर चित्रों पर आधारित होता है, बेस्ड ऑन पिक्चर्स, तो ये हो जाएगा लिसन एंड क्लासीफाई। निम्नलिखित में से किस शीर्षक के तहत अवलोकन पत्रक बनाते समय अर्थ की सहायता के रूप श्रव्य और दृश्य का उपयोग करना शामिल है, तो इसमें हो जाएगा लिसनिंग, मतलब कि सुनना। नेक्स्ट है कौन से फ्लेनल ग्राफ पर कार्य करने के लिए तथा प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी होता है, तो हो जाएगा वर्ड कार्ड। छात्रों की मातृभाषा में टीएलएम का विकास करना भी शिक्षक को छात्रों में क्या सीखने की भावना पैदा करने का अवसर देता है, तो हो जाएगी सहयोगात्मक भावना। नेक्स्ट है ई लर्निंग के रूप में क्या एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति है जहां पर शिक्षा ने कक्षाओं की भौतिक बाधाओं को पार कर लिया है और गतिशीलता हासिल की है, तो हो जाएगा मोबाइल अधिगम में एक बढ़ती हुई प्रकृति है ई लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा टीएलएम सामग्री का प्रकार सही है, तो पहला है प्रक्षेपी सामग्री, मतलब कि प्रोजेक्टेड एड, तो इसमें क्या आता है, मैजिक लैंटेन आते हैं क्या, यस पहला सही है। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल एड में फोटोग्राफ आता है क्या, नहीं। एंड नॉन प्रोजेक्टेड एड में फील्ड ट्रिप आता है, ये भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट है किसको छोड़कर सभी दी गई सामग्री कुछ सबसे सामान्य तैयार शिक्षण अधिगम सामग्री के उदाहरण है, तो इसमें फ्लावर्स नहीं है, बाकी कलर्ड स्टिक्स, चार्ट्स एंड अल्फाबेट कार्ड ये सभी सामान्य तैयार शिक्षण अधिगम सामग्री के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है किसको देश में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों द्वारा विकसित डिजिटल शिक्षण संस्थानों को स्टोर, इंडेक्स और संरक्षित, वितरित तथा साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी के रूप में परिभाषित किया गया है, तो ये हो जाएगा ई ज्ञान कोश। नेक्स्ट है ई पाठशाला मोबाइल एप्लीकेशन के संबंध में कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि इसको 2016 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो पहला इसका गलत है क्योंकि उसे 2016 नहीं 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि ऑल द डिजिटल टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी कैन बी फ्रीली एक्सेस्ड, तो यस एनसीईआरटी की सभी जो डिजिटल पाठ्य पुस्तकें हैं उनका फ्री में उपयोग किया जा सकता है, तो दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि एप्लीकेशन अंतराफलक केवल इंग्लिश एंड हिंदी में है क्या, नहीं, तो ये अदर लैंग्वेजेस में भी है, तो इसका तीसरा गलत है, इसका सही ओनली 2। निम्नलिखित में से कौन सा मूक प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसमें जूम नहीं है, ठीक है, इसमें है उडासिटी, कोर्सेरा एंड गूगल प्राइमर। निम्नलिखित में से कौन सा मुफ्त अधिगम प्रबंधन मंच है जो कक्षा सामग्री, सुरक्षित संचार और मूल्यांकन को सोशल मीडिया की जानकारी के साथ मिलाता है, छात्र और माता पिता प्रश्नों के त्वरित उत्तर प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही एक छात्र योजनाकार और चर्चा थ्रेड के माध्यम से कक्षा के नियत कार्य तथा घटनाओं पर अद्यतन रह सकते हैं, तो ये हो जाएगा एडमोडो। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण या फिर गेमिंग या फिर क्विजिंग के लिए ऐप नहीं है, इसमें स्वयं नहीं है, ठीक है। कूट, जिंजी एंड मास्टरी कनेक्ट ये तीनों ही परीक्षण, गेमिंग एंड क्विजिंग के लिए एक ऐप है। स्वयं की बात करें तो यह एक एजुकेशनल पोर्टल है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत के हर कोने में शिक्षा उपलब्ध कराना और शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। प्रथम शिक्षण मशीन का उपयोग किया गया था किसके द्वारा, तो ये हो जाएंगे सिडनी तथा एल प्रेसी के द्वारा। शिक्षण अधिगम सामग्री को विभिन्न तरीकों में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो इसे सेंसरी मटेरियल में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम सेंसरी मटेरियल में कैटेगराइज नहीं करते हैं, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। इसे हम नॉन प्रोजेक्टेड मटेरियल, प्रिपेयर्ड मटेरियल एंड ऑडियो विजुअल मटेरियल के रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं, सेंसरी मटेरियल में नहीं, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंक्रोनस इंट्रोडक्शन का एक टूल नहीं है, तो इसमें टेक्स्ट बुक नहीं शामिल, इसमें है वॉइस, लाइव स्ट्रीमिंग एंड चैट।
इनमें से किसका मुक्त शिक्षा मॉडल में उपयोग किया जाता है? तो उसमें हम करते हैं प्रिंटेड मटेरियल एंड ऑडियोज। ऑनलाइन शिक्षण में सुधार के तरीके निम्नलिखित दिए गए हैं, ठीक है। इनमें बताना कौन सा एक तरीका नहीं है। तो हम नए अधिगम उपागम पर विचार करके ऑनलाइन इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग को छात्रों से व्यक्तिगत रूप से जुड़कर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड कह रहा है कि पारंपरिक उपागम पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो क्या ऑनलाइन लर्निंग इम्प्रूव होगी? नहीं। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। विभिन्न प्रकार के हम टेक्निक का उपयोग करके ऑनलाइन लर्निंग इम्प्रूव कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो कि नॉन प्रिंट मीडिया के कारण नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा डाइवर्टेड अटेंशन नहीं होता है। एक अच्छी शिक्षण सामग्री को कैसा होना चाहिए? तो पहला कह रहा है कि हैव नो यूटिलिटेरियन वैल्यू, मतलब कि कोई उपयोगितावादी मूल्य नहीं होना चाहिए क्या? तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि बच्चों के लिए आकर्षक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है एक विशेष आयु वर्ग के छात्रों के लिए निर्धारित पुस्तक है और इसे टीचर इन प्रिंट कहा जाता है। तो ये हो जाएगी टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर वीडियो अनुरूपण और प्रदर्शन की अपेक्षा किसे तरजीह दी जाती है? तो हो जाएगी हस्त अनुभव को। निम्नलिखित में से कौन सा ई शिक्षण का एग्जाम्पल है? तो शिक्षक छात्रों की प्रगति का आकलन करने के लिए यदि ऑनलाइन परीक्षण करते हैं तो वो हो जाएगा ई शिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षणिक प्रौद्योगिकी का लाभ नहीं है? पहला कह रहा है कि वास्तविक संदर्भ की तुलना में कम खतरनाक अनुभवों के साथ शिक्षण प्रदान करता है। पहला तो ये एक लाभ है इसका, ये सुखद शिक्षण अनुभव भी देता है, साथ ही विस्तारित शिक्षण और समझ के लिए गुंजाइश भी प्रदान करता है। डी कह रहा है कि अधिक समय लेकर शिक्षण अनुभव प्रदान करता है क्या? डी कह रहा है कि अधिक समय लेकर शिक्षण अनुभव प्रदान करता है। तो यही एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी का लाभ नहीं है। तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कार्य शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन विद्यार्थियों में से एक है। तो वो हो जाएगा प्रेक्षण मूल्यांकन। नेक्स्ट है स्पीच बबल कैन बी यूजफुल फॉर। तो ये उपयोगी होते हैं सिंपल डायलॉग एंड सेटिंग द सीन्स, इन दोनों के लिए। निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक अनुसंधान ट्रस्ट मतलब कि कोर्ट के एक उपकरण है? पहला कह रहा है कि एपीसी। एपीसी में क्या शामिल है? वैकल्पिक संभावनाएं और विकल्प, बिल्कुल सही है। एंड पीएमआई में क्या है? पीएमआई प्लस माइनस एंड विचार, ठीक है। एंड सीएएफ में क्या है? ये सभी कारकों पर विचार करें। तो यस, इसके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक अनुसंधान एंड ट्रस्ट कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट मतलब कि कोर्ट उपकरण व्यक्तियों को विभिन्न संभावनाओं और विकल्पों में से कई को चुनने की अनुमति देता है? तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज। नेक्स्ट है छात्रों के द्वारा कथित कनेक्शन का एक ठोस रिकॉर्ड प्रदान करता है क्या? और इस प्रकार यह इंगित करता है कि छात्र का ज्ञान कैसे व्यवस्थित और परस्पर जुड़ा है। तो ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट मैपिंग। मेटाकॉग्निटिव रणनीतियों में क्या शामिल है? तो इसमें है स्वमूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट एंड रिव्यू करना। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग सोचने की शक्ति में सुधार के लिए किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा शिक्षण के मॉडल मतलब कि मॉडल ऑफ टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन मतलब उपचारात्मक शिक्षण एंड निर्देश, पाठ्यक्रम परिवर्धन, करिकुलम डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड डायलॉग। इसके सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सोच का एक उपकरण है? तो इसमें जाएगा मस्तिष्क का मानचित्र मतलब कि माइंड मैप, कोट मतलब कि कॉग्निटिव रिसर्च, ट्रस्ट एंड कॉन्सेप्ट, ये सभी हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सीखने या फिर भागीदारी करने के संबंध में सही है? पहला कह रहा है कि यह स्व शिक्षा और आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यह वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने का वास्तविक अनुभव भी देता है। एंड थर्ड कह रहा है कि यह एक समस्या को हल करने के लिए वस्तु के व्यवहारिक कार्य के साथ सोच और तर्क को एकीकृत करने का तरीका है। तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है छात्रों को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित रखे बिना सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या या फिर किसे शामिल किया जा सकता है? जिसमें हम समाचार पत्र और पत्रिकाएं उपलब्ध करा सकते हैं, स्थानीय बाजार तथा कार्यस्थलों का दौरा करा सकते हैं, एंड टेलीविजन तथा रेडियो जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी कथन तकनीकों को अनदेखा किया जा सकता है? तो बच्चों को कहानी पढ़ते समय फर्श पर बिठाएं,
इसे हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। जिसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। दूसरा कह रहा है कि चित्र के बारे में टिप्पणी करें और उन्हें विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए इंगित करें, तो इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। थर्ड कह रहा है कि इशारों, संकेतों और चेहरे के भावों का उपयोग करना, इसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। एंड छोटे सत्रों से शुरू करें जो कि उनसे बहुत अधिक मांग नहीं करते, जिसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस कार्य में युग्म या फिर समूहों में अन्योन्य क्रिया शामिल होती है? तो ये हो जाएगा लिसन एंड ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन, सुनना तथा जानकारी स्थानांतरित करना। कौन सा विकल्प शिक्षण और सीखने के मॉडल के उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं है? तो हो जाएगा अनिश्चित, तो ये हो जाएगा अनिश्चित आकलन वैधता। निम्नलिखित में से कौन भारत के वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है? गैर सरकारी संगठन है तो ये हो जाएगा प्रथम। और 1994 में प्रथम की स्थापना की गई थी मुंबई में, ठीक है। जो मलिन बस्तियां हैं उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। किस प्रकार की क्लास में शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी आईसीटी का उपयोग करके घर पर सीख सकते हैं? और एग्जाम्पल के लिए जैसे कि वीडियो का उपयोग करके, तो हो जाएगा फ्लिप्ड लर्निंग। शिक्षिका ने अपनी पाठ्य योजना क्लास में दी और अध्ययन सामग्री को गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दिया, तो उसने सभी छात्रों को उनकी आसानी के लिए लिंक का अभिगम भी दे दिया। तो उसने किस प्रकार के आईसीटी स्रोत का उपयोग किया है? तो हो जाएगी क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है वेब आधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा, मतलब कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के संबंध में कौन सा सही है? पहला कह रहा है कि भारत सरकार और स्वयं नामक वेब पोर्टल के माध्यम से वेब आधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा दी जा रही है, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि वेब आधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा ये सभी के लिए किसी भी जगह पर जहां तक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की पहुंच है निःशुल्क उपलब्ध है, तो यस, इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस परियोजना का उद्देश्य इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों के कम नामांकन को संबोधित करता है? तो ये हो जाएगा उड़ान। नेक्स्ट है क्या पाठ, चित्र और ध्वनि के रूप में लोगों के समूह के बीच एक साथ बातचीत है? तो ये हो जाएगा कम्युनिकेटिव टूल। नेक्स्ट है कौन मीडिया की विश्वसनीयता निर्धारित करता है जिसके माध्यम से प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक संदेश प्रसारित होता है? तो ये हो जाएगी मीडिया फिडेलिटी। तो हम लोगों ने जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस कर लिया है, जो कि डिफरेंट पीवाईक्यूज हैं, जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, केवीएस, एनवीएस, DSSB एंड EMRS में। और ये 4 वीडियोज़ हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जितना हो सके उसको अच्छे से रिवाइज करिए। और यदि आप टीचिंग एप्टीट्यूड को और डिटेल में करना चाहते हैं तो मैंने पूरा डिटेल में भी कराया है चैप्टर वाइज MCQ, जिसकी एक प्लेलिस्ट है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। और यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।